अरे ओ, हाँ, साइलेंट, बस बस। कॉपी निकालो, कॉपी। बस 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 बस, बस हो गया। कॉपी निकालो, कॉपी। कायरल सेंटर पढ़ रहे थे आप? हाँ। ये कर लिया था लास्ट, है ना? यही था ना लास्ट? चलो, हाँ भाई, शांत हो गया, पढ़ाई चालू। पार्टी पार्टी वार्टी सब होगी, तरुण सर देंगे आपको पार्टी। हम क्यों दें? अरे वो जो तुमको बताया गया है वो अफवाह है। रूमर्स पे विश्वास ना करें, है ना? मैं मास्टर बन के खुश हूं, बाकी कुछ बनना नहीं है भाई। नहीं नहीं, सही में तरुण सर कह रहे थे। तो आजकल तरुण सर भी झूठ बोलने लगे हैं। देख रहे हो झूठ बोलने का नतीजा क्या होता है? सुबह से वही क्लास कैंसिल हो जाती है। धरना बैठोगे, वहां बैठना रोड पे। चलो एक नोट लिख लो, यहां की बात एक नोट लिख लो। हाँ, अच्छा, बर्थडे उनका, पार्टी हम कहे थे। अरे यार वो सब कुछ नहीं होती है, डायरेक्टर वायरेक्टर। अच्छा, तुम्हें लगता है कि मुझे ये सब चीजों से फर्क पड़ता है? ये सब बड़े आए बड़े गए। अब अपना कांस्टेंट होना चाहिए, हार्डवर्क करते रहो। चलो पार्टी। अच्छा, मैं संडे को क्लास लेने वाला था, लेकिन फिर संडे था। फिर मैंने बहुत सोचा और फिर मैंने सोचा क्लास कैंसिल कर दी जाए। तो क्लास बता ही नहीं गई आपको। सैटरडे तक यार बहुत थक जाते हैं उधर ऑनलाइन में। 3 दिन ऑनलाइन में पढ़ा के ना ऐसे दिमाग खराब हो जाता है। फिर इधर आना पड़ता है दिमाग ठीक करने के लिए। चलो नोट लिखो, इसके जस्ट नीचे एक नोट लिखो। नोट देखो, अभी तक आप क्या पढ़ रहे थे? अब शांत शांत शांत, पढ़ाई पे फोकस। अब पूरा पढ़ाई कर लीजिए। नोट ये था कि कायरल सेंटर का मतलब ये था कि sp3 एटम जिसके चारों अटैच्ड एटम डिफरेंट हो, यही कायरल सेंटर है। sp3 एटम जिसके चारों बॉन्डेड एटम या अटैच्ड एटम डिफरेंट हो, उसी को हम लोग sp3, उसी को हम लोग कायरल एटम कहते थे। तो अगर आपके कंपाउंड में, अगर आपका एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सोच के जवाब देना, और उसमें एक कायरल कार्बन है, जैसे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, आपके पास एक कायरल कार्बन है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो और कैसा भी एक कायरल कायरल कार्बन हो, कायरल एटम हो, क्या वहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री हो सकता है? चारों डिफरेंट है, ध्यान से देना, चारों डिफरेंट है। कैसा भी आप मॉलिक्यूल बना दो, कैसा भी आप बना दो, चारों डिफरेंट होना चाहिए बस। प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री हो सकता है कि नहीं हो सकता? चारों डिफरेंट होने पे कभी भी नहीं होगा क्या? अगर आपके मॉलिक्यूल में एक कायरल सेंटर है, वो हमेशा ही अनसिमेट्रिकल होगा। ध्यान रखिए, क्या बोला? एक कायरल सेंटर है। अगर एक से ज्यादा कायरल सेंटर है, अगर एक से ज्यादा कायरल सेंटर है, तो फिर वो सिमेट्रिकल हो भी सकता है। देखो, ये भी कायरल है, ये भी कायरल है, और सिमेट्रिकल भी है। अगर एक कायरल कार्बन है तो हमेशा ही अनसिमेट्रिकल होगा, लेकिन एक से ज्यादा कायरल कार्बन हो तो वो सिमेट्रिकल भी हो सकता है, अनसिमेट्रिकल भी हो सकता है। अब नोट देखो, बड़ा कारगर चीज है इसमें। नोट ये कहता है
कि कायरल सेंटर कायरल कार्बन का सिमेट्री अनसिमेट्री से कोई लेना देना नहीं है। कायरल कार्बन का होना या ना होना सिमेट्री को नहीं बताता, अनसिमेट्री को नहीं बताता। कौन सिमेट्री डिसाइड करता है? प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री। अगर मॉलिक्यूल में पीओएस सीओएस है तो सिमेट्रिकल है, अगर मॉलिक्यूल में पीओएस सीओएस नहीं है तो सिमेट्रिकल नहीं होगा। कायरल कार्बन हो या ना हो इससे फर्क नहीं पड़ता सिमेट्री को। समझ में आया ना? क्योंकि देखो कायरल कार्बन होने के बावजूद इसमें सिमेट्री है, कायरल कार्बन होने के बावजूद इसमें अनसिमेट्री है। तो कायरल कार्बन से सिमेट्री अनसिमेट्री दोनों हो सकता है, लेकिन अगर ध्यान दो प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो वो जरूरी है कि सिमेट्रिकल होगा, अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री है तो वो जरूरी है कि सिमेट्रिकल होगा। लेकिन दोनों में से कोई नहीं है इसका मतलब वो अनसिमेट्रिकल होगा, कोई एक भी है तो सिमेट्रिकल होगा। अब इसी चीज को अपन नोट में लिखते हैं। नोट ये कहता है कि फॉर अ कंपाउंड टू बी सिमेट्रिकल, या फिर सीधा लिखो कायरल कार्बन इज नॉट अ नेसेसरी कंडीशन फॉर सिमेट्री या अनसिमेट्री। कायरल कार्बन कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं है। और ये क्यों नोट में लिखवाया जा रहा है ध्यान देना। एक बार एम्स 14 या 15 में सवाल आया, एम्स 14 या 15 में सवाल आया था, इफ अ मोलिक्यूल हैज मोर देन वन कायरल कार्बन विल इट बी सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। कुछ भी हो सकता है, एक से ज्यादा कायरल कार्बन है वो सिमेट्रिकल भी हो सकता है अनसिमेट्रिकल भी हो सकता है। जैसे मान लो ये देखो अभी आपको बताया था ये सिमेट्रिकल भी है और कायरल भी है ना। सेम चीज मान लो COOH यहां पे CHO लगा लो, ये सिमेट्रिकल नहीं है और कायरल भी है। तो एक से ज्यादा कायरल सेंटर में आप कमेंट ही नहीं कर पाओगे कि सिमेट्री की अनसिमेट्री है। समझ में आया? तो कायरल कार्बन इज नॉट ए नेसेसरी कंडीशन फॉर सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल कंपाउंड। कायरल कार्बन को देख के आप सिमेट्री नहीं बता सकते कि वो सिमेट्रिकल होगा या अनसिमेट्रिकल होगा। हां, क्या देख के बता सकते हो आप? प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री। कायरल कार्बन इज नॉट ए नेसेसरी कंडीशन फॉर सिमेट्री या अनसिमेट्री। इसी में ब्रैकेट या कुछ और स्पेशल स्टार लगा के लिख लो कि लेकिन यह जरूर तय है कि इफ अ कंपाउंड हैज वन कायरल सेंटर, अगर कंपाउंड के पास एक कायरल कार्बन की बात करो, अगर एक कंपाउंड के पास एक कायरल कार्बन है तो हमेशा ही अनसिमेट्रिकल होगा। तो अगर एक कायरल कार्बन आ गया तो हमेशा ही अनसिमेट्रिकल होगा। लेकिन एक से ज्यादा वाले में कोई कमेंट नहीं कर पाओगे, वो सिमेट्रिकल भी हो सकता है अनसिमेट्रिकल भी हो सकता है। ये नोट केवल और केवल एनसीईआरटी की 2 लाइन में लिखी गई है और किसी किताब में किसी नोट्स में नहीं है, और एम्स का 1 साल का पीवाईक्यू है। कायरल कार्बन एक नेसेसरी कंडीशन नहीं है, कायरल कार्बन देख के आप नहीं बता सकते। हालांकि उसमें भी हमने जुगाड़ निकाल लिया कि अगर एक ही कायरल सेंटर है तब तो अनसिमेट्रिकल ही होगा, तब कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक कायरल कार्बन है तो उसमें पीओएस यूएस कभी नहीं आने वाला। तो अब एग्जामिनर पूछेगा कि भाई नेसेसरी कंडीशन क्या है, फिर कौन सी कंडीशन नेसेसरी है सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल के लिए? पीओएस सीओएस। यहां पर लिखो बट POS and COS, but POS and COS is a necessary condition, but POS या COS is a necessary condition for symmetry या unsymmetry। for symmetrical / unsymmetrical compound। POS COS से आप सिमेट्री बताओगे, आप कायरल सेंटर से कभी भी सिमेट्री बताने मत चले जाना। और इसी से डिराइव हुआ था इनएंशियोमर, डायस्टेरियोमर, मीजो कंपाउंड। मीजो कंपाउंड अगर आपने सुना हो उसमें वही तो होता है कि 2 कायरल है फिर भी पीओएस है। मीजो कंपाउंड का डेफिनेशन होता है कि मिनिमम 2 कायरल होना चाहिए और साथ में पीओएस होना चाहिए तो मीजो हो जाएगा। तो यहीं से डिराइव हुआ था वो। इनएंशियोमर वही होता है कि नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज हो जाए, बताऊंगा अभी सब कुछ। तो अच्छा, पीओएस सीओएस नेसेसरी कंडीशन है। मान लो पीओएस प्रेजेंट है, पीओएस प्रेजेंट है और सीओएस नहीं है, तो क्या कंपाउंड सिमेट्रिकल होगा या नहीं होगा? कोई एक भी प्रेजेंट है तो कंपाउंड क्या हो जाएगा? सिमेट्रिकल। अच्छा, पीओएस नहीं है लेकिन सीओएस है तो फिर भी सिमेट्रिकल हो जाएगा। दोनों है तो
वो भी सिमेट्रिकल हो जाएगा। हाँ, लास्ट कंडीशन दोनों में से अगर कोई भी नहीं है तब ये जाके अनसिमेट्रिकल बोल देंगे। तो सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल कहां से बोलेंगे आप? प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री से। कायरल कार्बन से कभी भी डिसाइड नहीं करेंगे सिमेट्री को। सिमेट्रिकल का मिरर इमेज सुपर इंपोजिबल होगा, नॉन सुपर इंपोजिबल होगा? सिमेट्रिकल का मतलब सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज। तो तीनों सिमेट्रिकल है तो सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज। अच्छा, सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज के बारे में बताओ। ऑप्टिकली एक्टिव है इनएक्टिव? इनएक्टिव। और सिंपली रिवर्स कर दो तो आपके पास अगला जवाब आ जाएगा, नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज। नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज, और ये हो जाएगा ऑप्टिकली एक्टिव। फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। ये किसका बेंच डेस्क तोड़ दिया तुमने? तो तुम दूसरे का तोड़ के लाके रखोगे यहां पे? ऊपर लास्ट फ्राइडे या सैटरडे में 2 बच्चे आए थे ऊपर वाली क्लास में। ऊपर वाली क्लास में भीड़ ज्यादा है तो दिखता नहीं है कि कौन है कौन वेदांतों का है नहीं है। पता लगा तो 2-3 बच्चे एक क्लास से बगल वाली बिल्डिंग से उठ के यहाँ क्लास कर रहे हैं। हमने कहा फी भी भर देते यहाँ पे, क्लास तो कर रहे हो अच्छी बात है, फी भर देते। फिर बेचारे बड़ा दुखड़ा सुना के गए, सर हमारा 1 साल जरूरी है। हमने कहा कर लो भाई, लेकिन फी भर दो। फी नहीं भरवाना था, फिर तो ऐसे सारी बिल्डिंग कल को आ जाएगी। तो तुम्हारे में आरएस हो गया है? कैसे ही होगा, अभी तो इसके बाद होना है ना। वो इसके बाद का टॉपिक पहले कैसे हो जाएगा? लिखो जल्दी, हो गया ये। अब एक टेबल है जिसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो ये नोट को वैलिडेट कर देगा। नोट पॉइंट में जो लिखा है इसको प्रूव कर देंगे क्वेश्चंस में, और फिर अपन चलेंगे आरएस कॉन्फ़िगरेशन पे। आइए जल्दी। ये SIMI जो है वो सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज है। कोई डाउट मत भेज देना व्हाट्सएप पे। हाँ, कौन सा वाला? सेंटर ऑफ सिमेट्री बताऊं क्यों? कैसे है ये? तो लास्ट क्लास से पढ़ा है। सीओएस नहीं हुआ आपकी क्लास में? जगते हुए क्लास करना है, सोते हुए नहीं करना है। मैं वही कह रहा हूं, मैं ऐसे आगे तो नहीं स्किप करता कोई टॉपिक। सेंटर ऑफ सिमेट्री हुआ है ना भाई? दिखाओ एक बार नोट्स। ऐसे तुम मुझे शक में मत डाला करो। अरे लिखवाया भी है कि सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होता फिशर में। चलो चलो अगला क्वेश्चंस करते। एक टेबल बना लो, ऐसे ही टेबल बना लो जिसमें आपके पास ढेर सारे क्वेश्चन ऐसे लिखे हो और आपको फाइनल रिजल्ट पे पहुंचना है, ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है। फाइनल रिजल्ट पे पहुंचना है। मुझे बताओ इसमें सबसे पहले कितने कायरल सेंटर हैं? सबसे पहले वाले क्वेश्चन में कितने कायरल सेंटर हैं? 1 या 2? 1 और 2। जनता यहीं पे फंस गई। आओ भाई, एक ही दिख रहा है मुझे तो। इसमें नहीं होगा कायरल, इसमें नहीं होगा, इसमें हो जाएगा। एक डिफरेंट, दूसरा डिफरेंट, हाइड्रोजन डिफरेंट, चौथा डिफरेंट, चारों डिफरेंट। ये sp2 है भाई, ये कहां से देख रहे हो? ठीक है, ये sp2 है लेकिन 2 लोन, sp3 है लेकिन 2 लोन पेयर सेम हो गया। इसमें होगा नहीं, तो एक ही कायरल सेंटर है। अच्छा Cl देख रहे हो क्या? Cl में 3 लोन पेयर होता है, तो 3 सेम हो गए वहां पे। चलो, नंबर ऑफ कायरल कार्बन 1 हो जाएगा। अच्छा आप बताओ, एक कायरल कार्बन है, क्या मैं सीधा ऑप्टिकली एक्टिव लिख सकता हूं या इनएक्टिव लिख सकता हूं? अगर एक कायरल सेंटर है तो आप लिख पाओगे। अगर एक कायरल सेंटर है तो वो जुगाड़ है, ऑप्टिकली क्या हो जाएगा? ये एक्टिव हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव। अच्छा अब
बता दो प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री। ना तो पीओएस है ना तो सीओएस है। अगर ये दोनों नहीं होता है तो क्या अनसिमेट्रिकल ऑप्टिकली एक्टिव होता है? इस वाले क्वेश्चन में देखो कितने कायरल सेंटर दिख रहे हैं। क्या ये वाला कायरल सेंटर दिख रहा है? चारों डिफरेंट, इसके भी चारों डिफरेंट दिख रहा है। दो कायरल सेंटर हो गया। अब क्या आप डायरेक्ट कमेंट कर पाओगे ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव? एक से ज्यादा वाले कायरल सेंटर में आप डायरेक्ट नहीं बता सकते ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव है। हाँ, अब हमें पीओएस यूएस चेक करके ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव बताना पड़ेगा। देखो पीओएस है, नहीं है, ऊपर मिथाइल नीचे इथाइल, ऊपर एक कार्बन नीचे दो कार्बन, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। सेंटर ऑफ सिमेट्री कभी भी फिशर में होता है क्या? तो क्या ऑप्टिकली एक्टिव हो गया इनएक्टिव हो गया? एक्टिव हो गया, दोनों ही नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। तीसरे वाले क्वेश्चन में देखो, क्या ये काइरल सेंटर चमक रहा है? देखो एक मिथाइल हो गया, दूसरा हाइड्रोजन हो गया, इधर जाने पे CH2 मिल रहा है, इधर जाने पे CH मिल रहा है, चारों डिफरेंट हो गया, काइरल हो गया। सेम कंडीशन है, अभी दो डिफरेंट दिख गया, तीसरा CH चौथा CH2, दोनों काइरल दिख गया। कितने काइरल हो गए? क्या मैं ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव कमेंट कर पाऊंगा? अब मुझे क्या देखना पड़ेगा? पीओएस सीओएस, क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है? अगर ये वाला कट करो तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है? नहीं है, नहीं है। वेज के सामने वेज होता तब प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है। इधर ऊपर एक तरफ ऊपर एक तरफ नीचे, कहां आमने सामने बराबर है? ठीक है ना? अगर ये प्लेन ऑफ सिमेट्री आप सोच रहे हो तो इधर ऊपर आ रहा है और उधर नीचे जा रहा है, दैट इज नॉट प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री के लिए दोनों ऊपर होते हैं तो प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाता, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। सेंटर ऑफ सिमेट्री है क्या? सेंटर ऑफ सिमेट्री है क्या? प्लेन ऑफ सिमेट्री तो नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री। ये सेम क्वेश्चन घुमा के कराया हुआ था। इनएक्टिव है कि एक्टिव? आगे बढ़ जाओ। काइरल सेंटर कितने दिख रहे हैं आपको? बेटा दो वालों ऊपर ले जाऊंगा अकेले में, धक्का मारूंगा फिर। बेटा ध्यान से, क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है? दो तो डिफरेंट दिख गया, देखो तीसरा चौथा सेम, तीसरा चौथा सेम, हम साथ साथ हो गए, तो बेटा ये काइरल नहीं हो गया। सेम नीचे वाले के साथ सेम ही है, तो काइरल सेंटर कितने? 0 है। अच्छा पीओएस है कि नहीं? पीओएस दिख रहा है ना, ये वाला पीओएस। चलो तो एक भी पीओएस दिख गया तो पीओएस है। सेंटर ऑफ सिमेट्री है क्या? सेंटर ऑफ सिमेट्री के लिए एक वेज और एक डैश होना पड़ेगा। अगर एक ऊपर की तरफ मिल रहा है तो दूसरा नीचे की तरफ जाना चाहिए था। सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। ऑप्टिकली एक्टिव होगा इनएक्टिव होगा? कोई एक भी पीओएस सीओएस है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। आपको वही देखना है मिथाइल और मिथाइल का। मैंने क्या बोला था? अटैच्ड एटम देखने हैं। हाँ तो कोई एक मिल जाए, मैंने इसीलिए बोला था इसमें नहीं होगा। आपको ये नहीं देखना है, इसके एटम देखने होते, इसके अटैच्ड एटम या ग्रुप देखने होते सेंटर ऑफ सिमेट्री में। तो कार्बन नहीं देखना है, उसके अटैच्ड एटम या ग्रुप देखना होता है। अब समझ आया? चलो तो वो हो गया ना ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने कायरल हैं? कितने कायरल हैं? दो वालों, बहुत पिटाई बढ़ेगी। गधो कहां से है ये? दोनों डिफरेंट हो गया, तीसरा चौथा सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, सेम नीचे वाले के साथ। कायरल कार्बन कितने? प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं? प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं? इसको बीचों बीच काट दो ना। प्लेन ऑफ सिमेट्री है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है, क्या इनएक्टिव हो जाएगा? कोई भी एक हो जाए इनएक्टिव हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हो, प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री से ही ऑप्टिकल एक्टिविटी डिसाइड हो रहा है। कायरल कार्बन से ऑप्टिकल एक्टिविटी डिसाइड नहीं हो रहा है। कायरल कार्बन 0 है तब भी इनएक्टिव है, और देखो 1 होने पे भी इनएक्टिव हो जाता है, 2 पे भी इनएक्टिव हो रहा है। तो कायरल कार्बन का ऑप्टिकल एक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं है। कायरल कार्बन का सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल से कोई लेना देना नहीं है। हाँ पीओएस सीओएस जरूर डिसाइड कर रहा है ऑप्टिकल एक्टिविटी इनएक्टिव। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन हो गया, ये वाला लास्ट क्वेश्चन। दो कायरल दिख रहा है, स्टार मार्क बनाया भी हुआ है, तो दो कायरल हो गया है। पीओएस और सीओएस में से कौन है यहां पे? पीओएस और सीओएस में से कौन है यहां पे? ना तो पीओएस है और ना तो सीओएस है, ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। फिर से देखिए ध्यान से,
आप कंपाउंड में यहां बैठिए बीचों बीच, ऊपर की तरफ जाएंगे क्या मिल रहा है? ऊपर की तरफ जाने पे क्या मिथाइल मिल गया? नीचे की तरफ कुछ मिला? चलो नेक्स्ट, एक्टिव की इनएक्टिव? ये वाला क्या हुआ? हो गया। लिखो हेडिंग, लिखो हेडिंग, जल्दी जल्दी फटाफट से। इस वाले में कहां सी है वैसे? है ना, बताया था अगर आप यहां बैठ जाओ, इसके बीचों बीच बैठ जाओ, कंपाउंड के बीच बैठना था, यहां बैठ जाओ, ऊपर मिथाइल नीचे मिथाइल। हाँ सीओएस है ना, इसीलिए तो बोला। जल्दी जल्दी फटाफट लिखो, मुंह से ना लिखो। फिर आर एस, यहां तक तो जल्दी करो, आज तो इन एंशोमर डाइस्ट्रोमर मीजो तक कराना है, इसलिए फटाफट से करिए। हो गया? जल्दी। ये टॉपिक के बाद नया टॉपिक स्टार्ट होगा, दैट इज कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ओआई। जैसे अपने कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जीआई पढ़ा था, सिस ट्रांस, सिन एंटी, इजेड, वैसे ही कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ओआई होता है 4। आपने सुना होगा थ्रियो एरिथ्रियो, सुना है? आपने सुना होगा आरएस, आपने सुना होगा कैपिटल डी कैपिटल एल, डी ग्लूकोज एल ग्लूकोज जिसको बोलते हैं, है ना? आपने सुना होगा स्मॉल डी स्मॉल एल, जो अभी हम पढ़ भी रहे थे, डेक्स्ट्रो और लीवो। कैपिटल डी कैपिटल एल अलग होता है, स्मॉल डी स्मॉल एल अलग होता है। हाँ, स्मॉल डी स्मॉल एल आप नहीं बता पाओगे, वो एक्सपेरिमेंटली ही आता है, वो पोलारीमीटर एक्सपेरिमेंट से ही आएगा। तो आपको कुल मिला के यहां भी 3 पढ़ना है। जल्दी लिखो फटाफट। हो गया? बगल वाले से देखो बेटा, पड़ोसी का सही इस्तेमाल करिए। हो गया, हो गया। बेटा सोना नहीं है क्लास में, जल्दी जल्दी लिखना है। 30 सेकेंड्स मोर। अब 20 ही सेकेंड बचा, 10 सेकेंड हो गया। चलो, कल कोई तो दिखा था मुझे, वो शक्ल दिख नहीं रही मुझे, वो बोरिंग रोड में घूम रहा था। बोरिंग रोड में अकेले कोई तो था साथ में, लेकिन अच्छी बात थी लड़का था, लड़के के साथ लड़का मिल रहा है तो अच्छी बात है। तुम्हारे दुख दर्द को हम समझ पा रहे हैं। चलो जल्दी लिखो। वो बैच 2 का लड़का है, बताऊंगा किस बना किया है कि शाम 7 बजे के बाद बोरिंग रोड में नहीं दिखना है, क्योंकि वहां आपका मास्टर दिखता है, फिर एक साथ दोनों नहीं दिख सकते। हम तो खाने पीने जाते हैं यार, मेरा यही रास्ता है जिम जाने का। तो हेडिंग, अरे भाई जल्दी करो, तुम लोग रोते बहुत हो। जल्दी लिखो जल्दी, ये हो तो गया, सामने वाले का हो गया मतलब हो गया। उधर भी हो गया, देखो सब लिख लिए। चलो जल्दी जल्दी जल्दी। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ओआई, 4 ओआई लिखना है, 3 ओआई पढ़ना है, 3 कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना है, जिसमें से एक कॉन्फ़िगरेशन अगले 2 मिनट में खत्म होगा, उसमें है ही नहीं कुछ बताने को। हो गया? चलो भाई लिखो, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। जैसे आपने जीआई पढ़ा, फिर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जीआई पढ़ा, वैसे ही आप यहां पे ओआई पढ़ रहे हैं,
कॉन्फ़िगरेशन पढ़ रहे बेटा, मुंह बंद। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अरे यार, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, रहने दो ऐसे। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, सबसे पहला कॉन्फ़िगरेशन लिखो आप। 4 कॉन्फ़िगरेशन पढ़ने आपके सिलेबस में, एरिथ्रो एंड थ्रियो, एरिथ्रो एंड थ्रियो कॉन्फ़िगरेशन। दूसरा, ये एरिथ्रो एंड थ्रियो आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, बट नीट 2016 में 2 बार पेपर हुआ था, सेकंड पेपर में थ्रियो एरिथ्रियो आ गया था, तो उसके बाद से सारे लोग पढ़ा रहे हैं, अपन भी पढ़ा रहे हैं। फिर दूसरा जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो आ जाएगा आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन, इंपॉर्टेंट कॉन्फ़िगरेशन, इसी पे पूरा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बेस्ड है। जैसे ई एंड जेड था, सेम इसमें भी रूल्स हैं, और ये आर एंड एस हो जाएगा। फिर तीसरा, आर और एस का फुल फॉर्म किसी को पता है? ई और जेड का जैसे फुल फॉर्म था ना एंटीजीजेन है जुसामिन, वैसे ही आर और एस का भी फुल फॉर्म होता है। व्हाट डू यू मीन, वो क्या होता है? आ जाओ, कैपिटल डी एंड कैपिटल एल। तुम लोग भाई, फिर लिखो चौथा, डी एंड एल, डी, या फिर आप लिखोगे प्लस एंड स्मॉल एल, या फिर आप लिखोगे माइनस। थ्रियो एरिथ्रियो, आर एस डी एल, स्मॉल डी स्मॉल एल। कैपिटल डी कैपिटल एल इज डिफरेंट, स्मॉल डी स्मॉल एल इज इंटायरली डिफरेंट। जो आप ग्लूकोन डी की बात करते हो वो कैपिटल डी कैपिटल एल से आता है, और जो आप लीवोसेट्रिजिन की बात करते हो स्मॉल डी स्मॉल एल से आता है। दोनों का फुल फॉर्म अलग अलग है, पढ़ाएंगे एक एक करके। अच्छा, अच्छी बात यह है कि इस डी इस एल और इस डी इस एल का, इसका तो आपको पता है डेक्स्ट्रो लीवो, इसका कोई फुल फॉर्म नहीं होता, बस साइंटिस्ट को लगा कि लिख देना चाहिए डीएल तो रख दिया बस। हाँ, आरएस का बता रहा हूं, रेक्टस और सिनिस्टर होता है, बता रहा हूं। डी और एल, इसका फुल फॉर्म आपको पता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी लीवो रोटेटरी। कैपिटल डी कैपिटल एल का कोई फुल फॉर्म नहीं होता, ठीक है? इसी को देख के ये बना दिया गया साइंटिस्ट ने, ठीक है? और ये क्यों बनाया गया है? खास करके अमाइनो एसिड के लिए, खास करके कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, खास करके प्रोटीन्स के लिए, जो आपको बायोमोलिक्यूल चैप्टर में पढ़ने, यही 3 सिलेबस में आपके, तो इन्हीं 3 के लिए डी ग्लूकोज, डी सक्रोज, डी फ्रक्टोज, डी एलानिन पढ़ते होंगे, बायो में भी है, डी वैलिन भी है बायो में, है ना? डी थ्रियोज, डी एरिथ्रियोज वहां पे है, राइट? तो उसको भी हम लोग पढ़ाएंगे, इसका कोई फुल फॉर्म नहीं होता, बस उसमें क्या है, एक रिलेटिव बना दिया गया है कि OH या फिर NH2 अगर राइट हैंड साइड में है तो D, लेफ्ट हैंड साइड में हो गया तो L, ठीक है? OH या NH2 ग्रुप अगर राइट हैंड साइड में दिख रहा है इट इज D, OH या NH2 ग्रुप अगर लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है इट इज L। चलिए वो तो उसमें पढ़ेंगे। लिखो सबसे पहला हेडिंग, एरिथ्रियो एंड थ्रियो, एरिथ्रो एंड थ्रियो, और इसमें लिखो एक शॉर्ट ट्रिक। आप लोग डॉक्टर बनोगे कल को, डॉक्टर बनोगे तो ऑपरेशन थिएटर में जाओगे, उसका शॉर्टकट क्या बोला जाता है? ओटी बोला जाता है क्या? तो यहां भी लिख लीजिए बेटा ओटी, और घर आना होगा तो ओटी से ही तो घर आओगे, ठीक है? तो इसका शॉर्ट ट्रिक है ओटी से। ओटी से का मतलब होता है अगर अपोजिट है तो उसका क्या बोल देंगे? टी फॉर थ्रियो, और अगर सेम साइड है तो बोल दोगे आप एरिथ्रो। एरिथ्रो नहीं होता, एरिथ्रो, मैं ही भूल गया, एरिथ्रो, एरिथ्रो। देखो, जैसे हमने सिस ट्रांस में क्या बोला था, बोर्ड पे देखना, सिस ट्रांस में बोला था सेम ग्रुप सेम साइड में होगा, सिस हो गया। सेम ग्रुप अगर अपोजिट साइड में डाल देंगे ट्रांस हो गया। सिमिलरली सेम ग्रुप अगर अपोजिट साइड में यहां है तो उसको क्या बोल देंगे? थ्रियो, और अगर सेम ग्रुप सेम साइड आ रहा है तो फिर उसको एरिथ्रियो। बस सिस ट्रांस का बस दूसरा भाई है ये, मान लो सेम ग्रुप सेम साइड है, वहां सिस बोलते थे, यहां पे थ्रियो, यहां पे एरिथ्रियो। सेम ग्रुप सेम साइड एरिथ्रियो, और सेम ग्रुप अपोजिट साइड वहां क्या बोलते थे? ट्रांस, और यहां क्या हो जाएगा? थ्रियो। वहां भी ट्रांस ही होता था और यहां भी टी से थ्रियो ही हो रहा है।
जल्दी लिखो फटाफट से। इसी को आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, सेम ग्रुप सेम साइड, सेम ग्रुप सेम साइड, इसको आप क्या बोल दोगे? एरिथ्रो, एरिथ्रो। और सेम ग्रुप अपोजिट साइड, सेम ग्रुप अपोजिट साइड, दैट इज थ्रियो। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं है। जैसे आपके एग्जाम्पल ऐसा दिया रहेगा, फिशर प्रोजेक्शन में बना के पूछा जाता है थ्रियो और थ्रियो। यहां पे कोई R1 ग्रुप डाल दो, यहां पे कोई R2 ग्रुप डाल दो, मिथाइल इथाइल, मिथाइल प्रोपाइल, मिथाइल ब्यूटाइल। अगर मान लो H और OH, H और OH, देखो यहां पे कोई भी सेम ग्रुप पकड़ो, मान लो अल्कोहल पकड़ लिया, सेम साइड है अपोजिट साइड है? अगर सेम साइड है तो क्या बोल देंगे? थ्रियो। सिमिलरली यहां पे R1 दिया है, कुछ भी हो सकता है R1, हाँ, सेम ग्रुप है तो क्या हो जाएगा? एरिथ्रो। और अगर अपोजिट साइड दे दें तो फिर आपके पास आ जाएगा थ्रियो। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है उसमें। एक एडिशनल कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा, R1 R2 बराबर नहीं होने चाहिए थे। R1 R2 बराबर नहीं होना चाहिए। अगर R1 R2 बराबर हो गया, थ्रियो और एरिथ्रियो डिफाइन नहीं होता है। अब आप पूछो क्यों R1 R2 बराबर होने पे थ्रियो और एरिथ्रियो क्यों नहीं डिफाइन आया? तो ये ऊपर जाना पड़ेगा, साइंटिस्ट से पूछना पड़ेगा, उनका डेफिनेशन है, अपना नहीं है। ठीक है, उन्होंने बोला कि R1 R2 बराबर नहीं होगा तभी थ्रियो और एरिथ्रियो बोलेंगे, बाकी को नहीं बोल देंगे। तो कभी भी ये ऊपर और नीचे वाला, जब भी थ्रियो और एरिथ्रियो आएगा तो इसका मतलब ऊपर और नीचे वाला अलग अलग होगा। और एग्जामिनेशन में अगर बराबर देके दिया है, एकदम नन ऑफ दीज एक ऑप्शन होगा। एग्जामिनेशन में अगर बराबर लिखा हुआ है, एक ऑप्शन जरूर होगा नन ऑफ दीज। यहां पे थ्रियो और एरिथ्रियो डिफाइन नहीं होता है। अगर यहां पे मिथाइल लगा दिया और यहां भी मिथाइल लगा दिया, यहां पे CH3 यहां भी CH3, पूछ रहा थ्रियो के एरिथ्रियो है, नॉट डिफाइन। दोनों अलग अलग होगा, ऊपर और नीचे वाला ग्रुप, तभी जाके थ्रियो और या फिर एरिथ्रियो डिफाइन होगा। याद ऐसे ही रखेंगे OT से, अपोजिट थ्रियो सेम एरिथ्रियो, अपोजिट थ्रियो सेम एरिथ्रो। ऑनलाइन वालों से सीखो, तुमसे बाद में आइसोमेरिज्म स्टार्ट हुआ था, अब तुमसे पहले खत्म हो गया। बताओ। हाँ, कई सारी चीजें हैं, लिखिए। हो गया? चलो ऊपर लिखो R&S कॉन्फ़िगरेशन। एक चीज और, जैसे D एंड E और Z जब पढ़ाया था तो थोड़ा सा दिमाग खोल के पढ़ रहे थे ना, R और S में उससे थोड़ा सा ज्यादा दिमाग खोल के पढ़ना है, ठीक है? सोना नहीं है। समझ में आया? R और S कॉन्फ़िगरेशन अगर अभी समझ आया तो पूरे साल समझ आएगा, अगर अभी नहीं आया अगले 1 घंटे में तो नहीं आएगा, ये भी ध्यान रखो, ठीक है? हाँ, RS के लिए अब इतना डिफिकल्ट है और इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी पे एनेंटियोमर, डायस्टेरियोमर, मीजो डिपेंड कर रहा है, इसी पे आइडेंटिकल डिपेंड कर रहा है, इसी पे आगे जाके काउंटिंग ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर डिपेंड कर रहा है, इसी पे आगे जाके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वाले क्वेश्चंस डिपेंड कर रहे हैं। बस इतने ही टॉपिक आपके पास बचे हैं, ठीक है? जो कि 15 अगस्त से पहले पहले हम लोग पूरी कोशिश करेंगे एक्स्ट्रा क्लास वगैरह लेके अलविदा कहने की आइसोमेरिज्म को। तो मैं और एक्स्ट्रा क्लास, इधर आओ गधो। OT, हाँ क्या बता रहा था मैं, हाँ, तो RS कॉन्फ़िगरेशन में चूंकि अब डिफिकल्ट है, अब डिफिकल्ट है तो आपको दिमाग खोल के चलना है, और ये मान के चलता हूं कि आपके पास, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ उसमें शॉर्ट ट्रिक आना पड़ेगा जिससे सारे क्वेश्चन लग जाएं। तो लिखिए RS कॉन्फ़िगरेशन विद शॉर्ट ट्रिक। RS कॉन्फ़िगरेशन, R&S कॉन्फ़िगरेशन, और लिखो इन फिशर, सबसे पहले लिखो कि फिशर में। शॉर्ट ट्रिक से है, लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं तो फिशर लिखो सीधा। फिशर प्रोजेक्शन में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखो आर क्या होता है, आर का फुल फॉर्म जो होता है
ये डिराइव किया गया, ये भी एक जर्मन वर्ड है जिसका हम नाम बोलते हैं रेक्टस, और एस डिराइव किया गया है जिसको हम लोग बोलते हैं सिनिस्टर। रेक्टस का मतलब होता है क्लॉकवाइज, जर्मन वर्ड है जिसका इंग्लिश मतलब होता है क्लॉकवाइज, और सिनिस्टर है जिसका मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज पता है आपको, अच्छे से पता है। घड़ी की दिशा में अगर चल रही है कोई चीज तो इट इज क्लॉकवाइज। मान लो मैं ऐसा एरो बनाता हूं, वो क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? ये घड़ी की दिशा में चल रही है ना, 12 1 2 3 ऐसे बज रहा है ना, तो दिस इज क्लॉकवाइज। अगर कुछ ऐसा चल रहा हो तो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है। ठीक है, जोर से डांटोगे क्या तुम? चलो, तो क्लॉकवाइज का मतलब आगे की तरफ एरो निकल रहा होगा, और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब पीछे की तरफ एरो आ रहा होगा। अब ध्यान से देखना, सबसे पहले आपको प्रायोरिटी असाइन करना होगा सीआईपी रूल से। सीआईपी रूल आप भूल गए हो या याद है? नहीं है तो याद करा दूंगा। इसमें बस एक सीआईपी रूल लगेगा, वो लगेगा आपके पास मोर एटॉमिक नंबर मोर प्रायोरिटी, बस, और कोई सीआईपी रूल यहां नहीं लगेगा। असाइन रूल with the help of assign priority with the help of CIP rule. Assign priority with the help of CIP rule. आपने CIP रूल पढ़ लिया, CIP रूल से आपने असाइन कर दिया प्रायोरिटी। ठीक है, अब एक बार आपने प्रायोरिटी असाइन कर दिया, अब ध्यान से देखिएगा, फोकस ऑन द बोर्ड ओनली। आपको क्या करना होता है, किसी भी आरएस कॉन्फ़िगरेशन में, चाहे फिशर में पढ़े, आगे जाके वेज डैश में पढ़ेंगे, चाहे फिशर में हो चाहे वेज डैश में हो, फोर्थ प्रायोरिटी, 4 ही प्रायोरिटी होगी ना, 4 डिफरेंट अटैच्ड एटम है तो 4 प्रायोरिटी होगी, 1 2 3 4। जो फोर्थ प्रायोरिटी या लोएस्ट प्रायोरिटी है उसको इग्नोर करना है, मान के चलना वो है ही नहीं। सबसे पहले असाइन प्रायोरिटी विद द हेल्प ऑफ सीआईपी रूल, उसके बाद आपको क्या करना है, इग्नोर फोर्थ प्रायोरिटी। जो सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी है, अभी बता दूंगा, शायद आपको फोर्थ प्रायोरिटी नहीं समझ में आ रहा हो, पर लिख लीजिए, इग्नोर फोर्थ प्रायोरिटी या फिर लोएस्ट प्रायोरिटी। हर जगह जब भी आरएस की बात होगी, फोर्थ प्रायोरिटी को हमेशा इग्नोर करना है, लोएस्ट प्रायोरिटी को इग्नोर करना है। अब यहीं से गेम आता है क्वेश्चन लगाने वाला। तो आपके पास अगर फोर्थ को इग्नोर करोगे तो हमेशा बेटा आपको 1 से 2 से 3 मूव करना है। आप क्वेश्चन में गलती कहां करते हो, 1 से 3 मूव कर जाते हो, 2 से 3 मूव कर जाते हो, वो नहीं करना है, 1 से 2 से 3 मूव करना है। अगर क्लॉकवाइज आ रहा है तो आप क्या बोल दोगे, आर, और अगर एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है तो आप क्या बोल दोगे, एस। क्लॉकवाइज आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज एस। ध्यान से देखिए, फिशर प्रोजेक्शन है तो 2 ही तरह होगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, एक वर्टिकल लाइन होगा। ध्यान से देखिए, बोर्ड पे अब शॉर्ट ट्रिक आ रहा है, यही इंपॉर्टेंट है, इसी से सवाल लगेगा। अगर फोर्थ प्रायोरिटी बेटा हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, अगर फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल लाइन पे है और हमने एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया, 1 से 2 से 3 एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, तो आपके पास बेटा आर कॉन्फ़िगरेशन आएगा, हार। फोर्थ प्रायोरिटी या तो हॉरिजॉन्टल पे होगा तो वर्टिकल पे होगा, यही हो सकता है। फिशर में 2 ही पॉसिबिलिटी है। अगर फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पे है और एंटी क्लॉकवाइज है तो क्या हो जाएगा, हार। अगर फोर्थ प्रायोरिटी वर्टिकल पे है, यहां लिखो वर्टिकल पे, फोर्थ प्रायोरिटी वर्टिकल पे आ रहा है और अगर आपके पास एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है तो बेटा आ जाएगा आपके पास एस। इसका उल्टा होगा वो, अगर हॉरिजॉन्टल पे एंटी क्लॉकवाइज घुमाने पे आर आ रहा है तो वर्टिकल पे एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो एस आएगा। उसी तरह अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, क्लॉकवाइज कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एस, और इसका क्लॉकवाइज कर देंगे तो क्या आ जाएगा, आर। तो बस ये 4 चीजें आप ध्यान रखेंगे तो आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आने वाली है आगे आरएस में। अभी ये शायद डिफिकल्ट लगे, बट क्वेश्चन में अप्लाई करके आप सुकून मिल जाएगा। ध्यान से अभी बोर्ड पे देखिए, आपको क्या करना है, sp3 एटम होना पड़ेगा तभी आरएस पूछेगा। sp3 होगा तो 4 डिफरेंट अटैच्ड एटम होंगे। आपको सीआईपी से उन चारों की प्रायोरिटी लिख लेनी है, 1 2 3 4। मोर एटॉमिक नंबर प्रायोरिटी 1, उससे कम एटॉमिक नंबर प्रायोरिटी 2, सबसे कम एटॉमिक नंबर प्रायोरिटी 4। तो जो फोर्थ प्रायोरिटी आ रहा है, आप चेक कर लो हॉरिजॉन्टल पे है कि वर्टिकल पे है। अगर हॉरिजॉन्टल पे है तो चेक करो वो 1 से 2 से 3 क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है।
अगर हॉरिजॉन्टल पे है एंटी क्लॉकवाइज है तो हार, अगर वर्टिकल पे एंटी क्लॉकवाइज है तो एस, वास। हार और वास ये दो याद रखना है आपको, ठीक है, हार और वास। अगर हार याद है तो HCS बन जाएगा और वास याद है तो VCR बन जाएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, हमेशा आपको इसी तरह से मूव करना है, हमेशा। इग्नोर फोर्थ प्रायोरिटी, लोएस्ट प्रायोरिटी भी ये है, ध्यान से लिख लूंगा उसके बाद लिखना आप। ये तब होगा जब फोर्थ प्रायोरिटी कहां आपका लाई कर रहा है, फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल लाइन पे लाई कर रहा है तो 1 से 2 से 3 मूव करोगे, कुछ वो आएगा। अगर फोर्थ प्रायोरिटी वर्टिकल लाइन पे आ रहा है, फोर्थ प्रायोरिटी अगर आपका वर्टिकल लाइन पे आ रहा है, तो वर्टिकल लाइन पे आ रहा है तो 1 से 2 से 3 मूव करो। क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा आपके पास, क्लॉकवाइज R, एंटी क्लॉकवाइज S, बेटा उल्टा है, और एंटी क्लॉकवाइज R। अब मैं बता रहा हूं ये थ्योरी लिखने लिखने की बात है, आपको क्या याद होना चाहिए, हार और वास। हॉरिजॉन्टल है तो एंटी क्लॉकवाइज में R, वर्टिकल है तो एंटी क्लॉकवाइज में S, हार और वास। अगर एंटी क्लॉकवाइज आपको पता है तो क्लॉकवाइज वहीं पे कर लोगे आप एग्जाम में, एंटी क्लॉकवाइज पता है तो क्लॉकवाइज आप कर लोगे। अभी यहीं पे पेन अभी मत चलाना, क्वेश्चन में आओ। ये 4 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, 4 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे हैं, बोर्ड पे देखना सब लोग नजरें गड़ा के एकदम आराम से। सबसे पहले देखो ये sp3 चमक गया आपको, sp3 है मतलब RS बता सकते हैं। अब देखो इस sp3 पे 4 एटम लगे हुए, ये 4 ग्रुप ऑफ एटम लगे। अब इनको प्रायोरिटी देना है, ध्यान से। यहां ऑक्सीजन जुड़ा है, यहां कार्बन जुड़ा है, यहां कार्बन है, यहां कार्बन है। सबसे पहला किसको प्रायोरिटी मिलेगी, मोर एटॉमिक नंबर को मोर प्रायोरिटी मिलेगी। कार्बन और ऑक्सीजन में सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर, तो इसको प्रायोरिटी नंबर 1 दे दिया। अब देखो ध्यान से, ये तीनों कार्बन है और देखो यहां पे डबल बॉन्ड है। अगर आप देखोगे तो C डबल बॉन्ड OH लिखा है ना, ये अगर आप इसको देखोगे तो C डबल बॉन्ड OH लिखा है ना, और इसको देखोगे तो आपके पास CH2OH दिख रहा है ना, यही तीनों लगा हुआ है। ऊपर वाले का डमी एटम बता दो, डबल बॉन्ड के लिए O आ जाएगा क्या, डबल बॉन्ड के लिए 2 O और सिंगल बॉन्ड के लिए 1 O। यहां पे देखो डबल बॉन्ड के लिए 2 O और 1 H आ जाएगा क्या, यहां पे देखो OHH आ रहा है क्या, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमेशा लिखते हैं OHH। अब बता दो मुझे OOO OOH OHH प्रायोरिटी कैसे देख ले। सबसे पहले ऊपर वाले को प्रायोरिटी दे देंगे, दिस इज प्रायोरिटी नंबर 2, दिस इज प्रायोरिटी नंबर 3 एंड दिस इज प्रायोरिटी नंबर 4। ध्यान से देखिए, फोर्थ प्रायोरिटी कहां है, हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल, फोर्थ प्रायोरिटी क्या वर्टिकल पे आ रहा है। 1 से 2 से 3 मूव करो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, 1 से 2 से 3 क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज आ रहा है तो VCR होता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन R होगा। अभी एक बार और बोर्ड पे देखो, क्या ये sp3 है, चारों डिफरेंट है। अब इसका प्रायोरिटी दिख लो तो सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर को प्रायोरिटी 1, फिर प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3, प्रायोरिटी 4। फोर्थ प्रायोरिटी कहां है, वर्टिकल पे। अब 1 से 2 से 3 मूव करो, यही गलती करते हो आप, फोर्थ को इग्नोर करके रखना है जैसे कुछ है ही नहीं वहां पे। 1 से 2 से 3 मूव करना है, 1 से पहले 2 जाना है, 2 से 3 जाना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो VC क्या होता है, VCR होता है क्या। अभी होल्ड करना, यहां पे मुझे सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी दिख रही है, यहां H जुड़ा है, यहां कार्बन जुड़ा है, कार्बन जुड़ा है, O जुड़ा है, तो ऑक्सीजन को प्रायोरिटी मिल जाएगी। इस कार्बन से 3 H जुड़ा है और इस कार्बन से O जुड़ा है ना, तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इसको मिल जाएगी 2 नंबर, फिर प्रायोरिटी नंबर 3 और सबसे कम एटॉमिक नंबर प्रायोरिटी नंबर 4। इस बार देखो प्रायोरिटी कहां है, हॉरिजॉन्टल पे है क्या। अब 1 से 2 से 3 मूव करो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। HC क्या होता है, S, HCS। क्लियर हुआ, किधर से, हमेशा हमें 1 से 2 की तरफ फिर 2 से 3 जाना है। आप ऐसे नहीं जा सकते 1 3 2 हो जाएगा, ये 1 से 3 से 2 नहीं जाना आपने को क्या जाना है, पहले 1 से 2 और फिर 2 से 3 जाना है। क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। फिर से क्या बोल रहा हूं,
तो मैंने क्या बोला, 4 को इग्नोर करना है, जो रूल है उसी को करना है। ऐसे नहीं कि 3 को भी इग्नोर कर दो, नहीं, आपको केवल 4 को इग्नोर करना है, 1 से 2 से 3 मूव करना है, ठीक बात है। अच्छा 3 को इग्नोर कर दोगे तो काउंट कैसे करोगे, 1 से 2 से 3 जाना है ना, अगर आप 3 को इग्नोर ही कर दो तो 3 कहां मिलेगा, फिर नहीं मिल पाएगा ना। तो हमेशा 4th प्रायोरिटी को इग्नोर करना है, ठीक बात है। ये रूल है, ये रूल आईयूपीएससी का रूल है, सीआईपी का रूल है, आईयूपीएससी नहीं बनाया हुआ इसको। आ जाओ यहां देखो प्रायोरिटी, देखो ऑक्सीजन को प्रायोरिटी मिल जाएगी क्या सबसे पहला, यहां पे देखो OOH आ रहा है, CH2OH बनाया हुआ है, यहां पे OOH आ रहा है, OOH आ रहा है, OHH आ रहा है, और ऊपर जाओगे OOH आ रहा है क्या, तो सबसे सेकंड नंबर की प्रायोरिटी इसको मिलेगी, थर्ड प्रायोरिटी इसको मिल जाएगी, फोर्थ प्रायोरिटी इसको मिल जाएगी, हॉरिजॉन्टल पे वर्टिकल पे, 1 से 2 से 3 जाओ, इसको भूल जाओ, 1 से 2 से 3 जाओ, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो HAR होता है क्या, HAR होता है क्या, ऊपर उसमें आओ। जैसे मान लो इस कार्बन की पहले बात करेंगे, इसकी बाद में बात करते हैं, पहले ऊपर वाले की बात करो। H है, Br है, कार्बन है, कार्बन है, ठीक है ना, Br H कार्बन और अगला भी कार्बन, तो Br को प्रायोरिटी मिल गई, H को सबसे लास्ट मिल गई। ऊपर देखो कार्बन 3 हाइड्रोजन से जुड़ा है, H H H, नीचे देखो कार्बन Cl C और H से जुड़ा है, ऊपर वाला H H H, नीचे वाला कार्बन जो है Cl C H, किसको प्रायोरिटी मिल गई, नीचे थर्ड मिल गई क्या, ऊपर फोर्थ मिल गया क्या, नहीं, ऊपर नीचे सेकंड मिल गया, ऊपर थर्ड मिल गया, फोर्थ प्रायोरिटी कहां है, हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है, जैसे ही फोर्थ प्रायोरिटी हमने देखा 1 से 2 से 3 मूव करो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज हो रहा है क्या, HCS होता है क्या, तो ऊपर वाला जो कॉन्फ़िगरेशन है वो बेटा S है, आए समझ में। नीचे वाला पे ध्यान से देखना एक बार, नीचे वाले पे सबसे ज्यादा प्रायोरिटी Cl को मिल जाएगी क्या, अब देखना ऊपर जो कार्बन है वो BrCH से जुड़ा है, नीचे वाला कार्बन HH से जुड़ा है, तो क्या ऊपर वाले को प्रायोरिटी मिलेगी, फिर थर्ड प्रायोरिटी नीचे इसको मिल गया, इसका सबसे कम एटॉमिक नंबर फोर्थ प्रायोरिटी। अब जरा ध्यान से देखना, फोर्थ प्रायोरिटी H पे आ रहा है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, 1 से 2 से 3 जाएंगे ना, तो HAR आ रहा है ना, तो नेक्स्ट वाला जो है R है, ऊपर वाला S है, नीचे वाला R है। तो बस ये 4 वर्ड है ना, ये सब बकवास बात है, ये आपको बस 4 वर्ड याद रखना है, यही शॉर्ट ट्रिक है, हार और वास, समझ में आया, जल्दी से लिखो और फिर ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे, पहले लिख लो हार और वास। इसी तरह जब वेज डैश पढ़ेंगे तो वहां पे वास का भाई दास आ जाएगा, वास का भाई दास आ जाएगा, डैश पे है और एंटी क्लॉकवाइज है तो एस, वो आगे पढ़ाएंगे, वास का भाई दास। HCL जानते हो, एक कंपनी है गेमिंग वाला, गधों, सॉफ्टवेयर कंपनी है वो, एंड हार्डवेयर भी बनाती है, बहुत बड़ी कंपनी है इंडिया की। आप लोग यार टेक्नोलॉजी के बारे में जीरो हो एकदम, हमें पता है, मैं आपको पता है मेरी डिग्री कंप्यूटर साइंस में है, मेरे को बीटेक इन कंप्यूटर साइंस सॉफ्टवेयर इंजीनियर की डिग्री मेरे पास, आई वॉज अ सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर, सो प्लीज ट्रीट मी वेल हियर। लिखो लिखो लिखो। तो हमारे इस कॉलेज में ना HCL कंपनी आई थी रिक्रूटमेंट करने, प्लेसमेंट के लिए, तो HCL कंपनी में मैं तो नहीं जा पाया, कोई एक खास जरूर गया, तो दोस्त की बात कर रहा था मैं, तो तब से मैं HCL कंपनी का नाम ही नहीं लेता, बुरे चीजों का नाम नहीं लेना चाहिए, फिर तब से अब HCL कंपनी में मैं तो नहीं गया, मैं गया था डिलॉइट में। डिलॉइट जानते हो आप, डिलॉइट इंडिया की टॉप 4 कंसल्टिंग कंपनी में से इंडिया में, PwC और डिलॉइट नंबर 1 और नंबर 2 पे हर साल ऊपर नीचे करते रहते, पूरे देश का सबसे बड़ा कंसल्टिंग फर्म है। तो अब मेरा काम था वहां पे स्ट्रैटेजिस्ट का, तो मैं स्ट्रैटेजी बनाता था फॉर द कंपनीज, अब वो स्ट्रैटेजी मैं यूट्यूब पे बनाता हूँ, स्ट्रैटेजिस्ट था मैं वहां पे, अच्छा जॉब था यार,
11:30 में पहुंचना था, क्लॉक इन टाइम होता है, 11:30 में जाके पंच कर दीजिए कि आ गया है भाई, और शाम के 4 बजे अपने घर। मस्त जॉब थी, है ना। कैफे में बैठे, वहां पे ऑफिस नहीं होता, जब जो बड़ी कंपनी होती है वहां पे ऑफिस, डेस्क, चेयर, टेबल, ऐसे सरकारी चीजें नहीं होती है। बीन बैग्स रखे होते हैं, आपके पास लैपटॉप होता है, आप अपना काम करो, जहां बैठना है, जिधर बैठना है। तो हम लोग कैफे में बैठते थे, जहां पे एकदम जब भी हो तुरंत कॉफी आ जानी चाहिए, है ना। तो मस्ती मजाक में हमेशा रहे अपन, तो वहां भी वैसे ही रहते थे। मैनेजर को लग गया कि ये जाएगा क्योंकि हर प्रोजेक्ट मेरे पास आता था, मैं पास कर देता था कि ये नहीं करूंगा, ये तो छोटा प्रोजेक्ट है, थोड़ा बड़ा आने का इंतजार करो। तो ऐसे जब बहुत दिन बीत गए तो मैनेजर को लग गया था कि ये जाएगा, फिर मुझे प्रोजेक्ट ही नहीं पास करता था वो। इंतजार कर रहा है तुम्हारा रेजिग्नेशन कब आएगा, तुम बता दो। फिर मैंने जब रेजिग्नेशन लिखा तो 7-8 दिन तक तो कोई मेल नहीं आया। फिर जब उन्होंने मेरी यूट्यूब पे वीडियो देख ली, एक यूट्यूब पे नहीं, इंस्टाग्राम पे, फिर उन्होंने रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिया, अब ये वापस नहीं आएगा, अब इसको हटा देते हैं। तो उन्होंने हटा दिया था। खैर अच्छी जॉब थी यार, बढ़िया जॉब थी। मेरे दोस्त जितने भी मेरे साथ गए थे, 4-5 लोगों का सिलेक्शन हुआ था पूरे कॉलेज से, तो उसमें ऑलमोस्ट ऑल, मतलब 3 लोग, 4 में से 3 ही गए उस साल, एक तो मैं तो आ गया बाहर। तो मेरी जगह पे फिर कोई और गया था मेरी कॉलेज से ही। तो सारे लोग, चारों के चार म्यूनिक में है। म्यूनिक जानते हो, जर्मनी में एक जगह है, बहुत अच्छी जगह है जर्मनी में रहने के लिए ना, वन ऑफ द बेस्ट प्लेस टू लिव इस धरती पे, म्यूनिक, बहुत प्यारा जगह है। तो सोचो आज मैं वहां होता, और आज कहां हूं मैं, पटना। पटना, वो दोस्तों का फोन आता है ना, मैं बोलता हूँ मैं गुड़गांव में हूँ भाई, है ना, मैं इधर उधर कहीं नहीं गया हूं। सोचो, सोचेंगे कि तुम साले ये छोड़ के गए हो। ये हो गया, जल्दी से लिखो। अरे भाई, तुम्हें डिफेंडर वाली कहानी किसी ने गलत सुनाई है, मत मानो। मर्सिडीज, अगर डिफेंडर लेना होगा, माई नेक्स्ट कार इज डिफेंडर, मेरा ड्रीम जो कार है ना, तो मैं अपने से ले लूंगा यार, खुद से ले लूंगा। क्यों? नहीं, नो दहेज। दहेज नहीं, दहेज गिफ्ट भी नहीं, नहीं नहीं। तुम लोग जैसे ऐसे अभी तड़प रहे हो ना कि शादी होगी, ये होगा, है ना, तुम्हारे मन में जो लड्डू फूट रहे हैं वो सब, ये सब अफवाह सुनाई गई है सामाजिक चीजों द्वारा। ऐसा कुछ होता नहीं है, आगे जाके पता लगेगा। दहेज तो छोड़ो, लड़की मिल जाए तुम्हें, वही बड़ी बात है। दहेज की बात कर रहे, देख रहे हो। तुम लोगों को पता है कब कब तुम्हारी शादी हो सकती है? केवल एक केस है, गलती से डॉक्टर बन जाओ, बस डॉक्टर से शादी करेंगे सब। उनके जो लड़की के पापा है ना, वो बोलेंगे डॉक्टर है इसलिए शादी कर दो, वरना तो। चलो यार, इसमें भी डाउट है क्या? हाँ सही तो है, सही तो है। डबल बॉन्ड की वजह से 2 ऑक्सीजन और 1 H। चलो हो गया ये। हाँ हो गया। इसको तो कंपाउंड बना लो, सोच सोच के लिखो। बस 2 ही तो वर्ड पढ़ा है अभी, हार और वास। इसके बाद एक और वर्ड पढ़ाऊंगा, दास, जिसमें अगला आरएस खत्म। बस 3 वर्ड पढ़ाता हूं, उसमें पूरा आरएस खत्म हो जाता है। वरना आरएस मैं चाहूंगा, पढ़िए, देख के पता चल जाएगा आपको। बड़े अजीब लोग हैं यार, यार सब अच्छे टीचर्स हैं, तुम बुराई ना करो, बुराई ना करो, अपनी अच्छाई जरूर कर लिया करो, बट बिना किसी की बुराई किए हुए। पार्टी दे दें? ठीक।
बोलते हैं हम, हरीलाल का नंबर मिलता है तो फिर बोलते हैं, ठीक है। यार तुम लोग कैसे डॉक्टर बनोगे यार? हो गया? पटना में तुम्हें क्या लगता है कब मेट्रो बनेगा? मेट्रो बनेगा तो उसमें चलेगा कौन? हम क्यों जाएंगे, हमारे पास गाड़ी है। मतलब मेट्रो वहां के लिए होती है ना जहां ऑफिस हो, जल्दी पहुंचना हो, ऑफिस टाइमिंग है, तो इस स्टेशन से उस स्टेशन गए, ऑफिस उतर गए। यहां तो कोई ऑफिस है नहीं, यहां तो कोई वो है नहीं, कंपनी तो है नहीं बड़ी बड़ी। जैसे आप लोग कभी लखनऊ गए हो, अगर लखनऊ गए, लखनऊ मेट्रो चढ़े हो? भर दिया है पान की पीक खा खा के लोगों ने उसको, भर दिया उसको, लगता ही नहीं। आप एनएमआरसी डीएमआरसी में चढ़ो, दिल्ली या नोएडा में, आपको लगता है क्लास है, लोग आएंगे खड़े हो जाएंगे। यहां मैंने लखनऊ का वीडियो देखा, सब घुस रहे जैसे बस की सीट ही नहीं होती है, अगर वो खोज रहे होते कि कहीं से खिड़की खुला दिख जाए तो रुमाल डाल दे। क्या बताया जाए, मतलब यहाँ आप उनको जानते हो जो कपिल सर हैं, कपिल गुप्ता, सुने होंगे आप लोग। कपिल गुप्ता जो अपने नीट प्रेप वाले सर हैं, तो वो एक बार मिले थे हम लोग, ऐसे ही बैठे थे, दिल्ली में रहते हैं वो। तो वो यहाँ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में इंजीनियर थे, पटना में। बिफोर नीट प्रेप कपिल गुप्ता सर वाज इंजीनियर इन, इंजीनियर नहीं थे, इंजीनियर से भी बड़े पोस्ट पे थे, इन इन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, गवर्नमेंट जॉब। और वो यहाँ से रिजाइन देके गए थे आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन कि मुझसे नहीं होगा यहाँ इलेक्ट्रिसिटी सही, मैं जा रहा हूँ, तो रिजाइन दे दिया उन्होंने। फिर नीट प्रेप वहां उन्होंने स्टार्ट किया था। तो मैंने पूछा कि आपको क्या लगा, गलती क्या लगा, कैसे बिहार को सुधारा जा सकता है, कैसे बेहतर किया जा सकता है? उन्होंने बोला एक काम करो, डायनामाइट मंगाओ बाहर से, लगा के उड़ा दो, फिर जीरो से बनाओ, तब सुधरेगा, अब नहीं सुधर सकता हो। इन्होंने फ्रस्ट्रेशन देख रहे हो, सही है, क्योंकि भाई इधर कहीं तो इलाका है जिधर इतनी पतली पतली गली है यार, कैसे रह सकते हैं वहां पे? हाँ एग्जैक्टली, अशोक राजपथ के पास इतना पतला पतला गली है। तो, और लोग बस एक वजह से, सेल्फिशनेस ऑफ सेल्फिश है, हम सारे लोग सेल्फिश होते हैं, हम दूसरे का नहीं सोचते। घर का कूड़ा बाहर फेंक देंगे, अरे भाई आप भी तो उसे उधर ही से क्रॉस करोगे, वहां पे अगर कोई बीमारी फैल रही है तो आपको ही फैलेगी। उनको लग रहा है नहीं हमारा तो कूड़ा बाहर चला गया है, क्या फर्क पड़ता है। ये दिल्ली एनसीआर में नहीं है एटलीस्ट। ये हम, अच्छा हम ही लोग वहां जाके सुधर जाते हैं, हम ही लोग वहां जाके बड़े सिविलाइज्ड हो जाते हैं। नो नो, वी आर एजुकेटेड पीपल, वी विल नॉट डू दिस। और यहां पे आती है हमारी एजुकेशन पता नहीं कहां चली जाती है। अजीब, अजीब से है, मतलब हम लोग भी यार काफी रोल रहा है हमारा खुद को बर्बाद करने में। क्वेश्चन आरएस में करते हैं। पहले लगा लो, पहले वाले क्वेश्चन में आरएस लगा लो पहले। ऊपर आर नीचे एस क्या है जल्दी से बता दो। पहले अपने आप से प्रायोरिटी दे लो, 20 सेकेंड। आगे आंसर आर है, एस है, ओके। पहले आराम से प्रायोरिटी डिसाइड कर लीजिए। कर लिया सबने, प्रायोरिटी लिख लिया? फोर्थ प्रायोरिटी को इग्नोर करो। आओ देखते हैं, बोर्ड पे देखो सब लोग, बोर्ड पे देखो, सीएल को प्रायोरिटी नंबर 1 दोगे। अब देखो यहां कार्बन 3 हाइड्रोजन के साथ है और ये वाला कार्बन Br Cl और H के साथ है, तो क्या ये 2 मिल जाएगा? इस कार्बन को आप 3 दे दोगे और इसको आप 4 दे दोगे। सबसे पहले देखो फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पे है वर्टिकल पे? हॉरिजॉन्टल पे, वर्टिकल पे? अब ध्यान दो, फोर्थ को इग्नोर करो, 1 से 2 से 3 मूव करो, आर ए के एस, क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज? एच सी एल नहीं बेटा, एस, HCl का नाम नहीं लेना है। ऊपर वाला बेटा आर नहीं एस है, नीचे वाला आते हैं, ध्यान से देखना। ये Br को प्रायोरिटी नंबर 1 मिल जाएगी, फिर इस कार्बन पे जाओगे तो CHH दिख रहा होगा, डमी एटम, कार्बन और 2 हाइड्रोजन। इस वाले कार्बन पे जाओगे तो ClCH दिख रहा है, किसको प्रायोरिटी मिल जाएगी? Cl वाले को प्रायोरिटी मिलेगी, तो इसको 2 लिख दोगे, इसको 3 बोल दोगे और इसको 4 बोल दोगे।
फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पे कि वर्टिकल पे? अब 1 से 2 से 3 मूव करो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। हार होता है क्या? ऊपर एस नीचे आर। आसान है, बहुत आसान कर दिया। नेक्स्ट देखो, सबसे OH वाले को प्रायोरिटी नंबर 1 मिलेगी। अब ऊपर वाले नीचे वाले कार्बन में डिसाइड करो किसको प्रायोरिटी 2, किसको। ऊपर वाले में क्या OOH मिल रहा है, OOO, और नीचे वाले में ध्यान देना OCH मिल रहा है, OCH मिल रहा है, ऊपर OOO। तो इसको प्रायोरिटी नंबर 2, इसको प्रायोरिटी 3, इसको प्रायोरिटी 4। फोर्थ प्रायोरिटी कहां है, हॉरिजॉन्टल है वर्टिकल? क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है? देखना 1 से 2 से 3 जाना है, फोर्थ को इग्नोर मार दो, 1 से 2 से 3। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? तो HAR लिख दूं। ऊपर वाला बेटा आपके पास R है, नीचे वाले पे आओ, ये भी R है। आओ एक बार देख लेते हैं, ऐसे देख लेते हैं। प्रायोरिटी नंबर 1 इसको चला जाएगा। ऊपर वाले कार्बन में OCH है, नीचे वाले कार्बन में OOC है। बेटा ये ध्यान देना, ये ऐसे लिखा हुआ है C डबल बॉन्ड OCH3। ऊपर वाले कार्बन से क्या जुड़ा है, OCH। नीचे वाले कार्बन से क्या जुड़ा है, OOC। किसको प्रायोरिटी मिलेगा? उसके बाद 3, उसके बाद 4। हॉरिजॉन्टल पे है क्या, फोर्थ प्रायोरिटी। 1 से 2 से 3 जाओ, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? HCS हो रहा है क्या? बहुत आसान है, R और S देखना। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करो। हमेशा RS sp3 के लिए आएगा, ये बात तो आपको पता है। चलो, ऑक्सीजन है, कार्बन है, कार्बन है। सबसे पहले ऑक्सीजन को प्रायोरिटी मिल गई। इस कार्बन पे CCH निकला हुआ है, बात ठीक है। इस कार्बन पे HHH निकल रहा है, इस कार्बन पे भी CCH। अब देखो प्रायोरिटी इससे तो डिसाइड नहीं होगा, तो अगला एटम, अगला एटम जाओगे तो CHHH दिख रहा है। इस पे जाओगे तो CCHH दिख रहा है। किसको प्रायोरिटी मिल गई? नीचे वाले को, इसको 3rd मिल गई और इसको 4 मिल गया। 1 से 2 से 3 मूव करो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। हॉरिजॉन्टल पे 4th प्रायोरिटी, HCS हो जाएगा। ये वाला, लेकिन ये दोनों सेम है। कायरल कहां है? R और S के लिए कायरल होना पड़ेगा, तभी तो आप अलग अलग प्रायोरिटी डिसाइड करोगे। सेम हो गया तो प्रायोरिटी सेम हो जाएगी, फिर आप डिसाइड ही नहीं कर पाओगे। RS हमेशा sp3 कार्बन, sp3 एटम के लिए डिफाइन होगा। 4 वर्ड में पूरा फिशर आपका कवर होगा। हार, वास, HCS, VCR। हार, वास, HCS, VCR। हो गया? कोई और भी एटम होगा, सेम रूल लगेगा। कोई और एटम होगा, सेम रूल लगेगा। आपके सिलेबस में कार्बन है, कायरल कार्बन के लिए। जैसे यहां पे देखो, ये भी sp3 है और ये भी कायरल है। प्रायोरिटी डिसाइड करो। प्रायोरिटी 1 इसको चला जाएगा, प्रायोरिटी 2 इधर जा रहा है, प्रायोरिटी 3 यहां जा रहा है, प्रायोरिटी 4 यहां जा रहा है। लेकिन आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे यहां पे हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल, तो इसके लिए भी आगे आ रहे हैं वेज डैश। फिशर में आरएस आएगा, यही आएगा। अच्छा एक बार ध्यान से देखो, इसमें पता है क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन ये मॉलिक्यूल बना के दे देगा, पूछेगा फाइंड द आरएस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेकंड कार्बन। फाइंड द आरएस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेकंड कार्बन। इसमें सेकंड कार्बन कौन है? देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रायोरिटी दोगे, इसको मैं इधर बना लेता हूं। कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी मिलेगा 1। क्या ये कार्बन नंबर 2 आया? तो ये इसका कॉन्फ़िगरेशन पूछ रहा था एग्जामिनर। बोलो समझ में आया? 3rd कार्बन का पूछ ले तो नीचे वाले का पूछ रहा है। बहुत बढ़िया, यही होता है। तो जब भी आपको क्वेश्चन पूछे सेकंड कार्बन, 3rd कार्बन,
आप उसकी नंबरिंग कर लीजिए और नंबरिंग करके आपको आसान हो जाएगा। नंबरिंग कैसे करेंगे? आईयूपीएसी रूल से। जैसे उस वाले क्वेश्चन में अगर आपको नंबरिंग करना हुआ, CH डबल बॉन्ड CH2 है, यहां पे आपके पास CH3 है और यहां पे CH CH3 CH3 है। अब बताओ फर्स्ट कार्बन कौन है? डबल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप? भाई अल्कोहल भी तो है। डबल बॉन्ड को क्यों देखोगे? पहले तो फंक्शनल ग्रुप आएगा ना, फिर डबल बॉन्ड आएगा ना। तो 1 2 3, अच्छा इधर ही जाएंगे 2 और 3। तो आपसे पूछा जाएगा कि कौन से कार्बन का वो R और S है। तो इसको कई बार पता क्या लिखा जाता है? इसका लिखा जाता है 2R3S। इसका मतलब वही है, सेकंड कार्बन R है और थर्ड कार्बन S है। इसका सीधा मतलब यही होता है 2R3S। क्लियर है? जैसे इसमें पूछा जाएगा, मान लो आपको नंबरिंग करनी हो तो इसको 1 दे दोगे, इसको कार्बन नंबर 2 दोगे, है ना, इसको कार्बन नंबर 3 दोगे, इसके कार्बन नंबर 4, इसको कार्बन नंबर 5, यही दोगे ना? हाँ या ना? यही होगा। हे भगवान, हे भगवान। भाई लोएस्ट लोकेंट रूल आएगा ना, तब तो अल्फाबेटिकल रूल देखते हो। पहले अल्फाबेटिकल थोड़ी देखोगे, पहले बीआर को थोड़ी ना प्रायोरिटी दे दोगे, पहले तो लोएस्ट लोकेंट रूल देखोगे। तो देखो अगर नीचे से बीआर जा रहे हो तो थर्ड पे आ रहा है, ऊपर से जाने पे सेकंड पे मिल जा रहा है। तो आपके पास 1, 2, 3, 4, 5। सेकंड पे क्या आया? S, और थर्ड पे क्या आया? R। तो 2S 3R हो गया। चलो लिख लें यहां तक। आईयूपीएसी रूल। ये वाली तुम्हारी मैडम ने सेम पढ़ाया था? सुनो, तुम्हारी मैडम ने ये सेम पढ़ाया था ना? नहीं? अरे भाई, वो गया था बेचारा PW कोटा, फिर किसी मैडम से पढ़ के आ गया गलत। C6H14 के 8 आइसोमर पढ़ाए उनको। दैट इज रॉन्ग। गूगल भी करोगे तो एक आध जगह 8 ही मिलेगा। दैट इज रॉन्ग, नहीं होता आंसर। चलो हो गया यहां तक। इसलिए बहुत ज्यादा मैडम पे विश्वास सर पे कर लेना चाहिए भाई। चलो जल्दी, हो गया यहां तक? हो गया है? चलो, आरएस कॉन्फ़िगरेशन फिशर में जब भी आए यही कॉन्फ़िगरेशन चलेगा, ठीक है? HAR VCR, HAR VCR, HCS VAS, बस ये 4 वर्ड याद रखना है, प्रायोरिटी लिखना है, अपने आप आएगा। क्लियर है? अब देखो कि भाई आरएस कॉन्फ़िगरेशन अगर मान लो वेज डैश में आ जाए तो क्या करें? भाई फिशर में तो आरएस कॉन्फ़िगरेशन हमने लिख लिया, लिखो आरएस कॉन्फ़िगरेशन ऑन वेज डैश। और ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है। आरएस कॉन्फ़िगरेशन ऑन वेज डैश, आरएस कॉन्फ़िगरेशन ऑन वेज डैश। अब ध्यान देना, वही 4 वर्ड हैं जो आपको काम आएगा यहां भी। मान लो आपके पास ये कार्बन है, बोर्ड पे देखो, यहां पे डाल दिया आपने Cl, यहां पे आपने डाला है OH, वेज पे आपने मिथाइल ग्रुप को लगा दिया, और डैश पे आपने किसको लगा दिया है? H को। क्या ये sp3 कार्बन दिख रहा है सबको? sp3 कार्बन दिख रहा है? अब प्रायोरिटी डिसाइड कर पाओगे? आ जाओ। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसका है? क्लोरीन का। सेकेंड प्रायोरिटी किसका है? ऑक्सीजन। थर्ड प्रायोरिटी किसका है? कार्बन। और फोर्थ प्रायोरिटी कहां है? फोर्थ प्रायोरिटी H। अब यहां पे रूल ये कहता है इफ फोर्थ प्रायोरिटी इज ऑन डैश, अगर फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे है बेटा, इफ फोर्थ प्रायोरिटी इज ऑन डैश, तो इससे आसान तो कुछ है ही नहीं। डैश है ना, तो डी, तो फिर शॉर्ट ट्रिक लिख देता हूं पहले। डैश पे अगर फोर्थ प्रायोरिटी है तो एंटी क्लॉकवाइज करोगे ऐसा आता है, क्लॉकवाइज करोगे आ जाता है, ठीक है? जैसे वास का भाई दास, सिंपली आ जाओ। आप इसको अगर फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे है 1 से 2 से 3 मूव करोगे,
क्लॉकवाइज हो रहा होगा तो आर, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा होगा तो एस। अपने को कुछ याद नहीं रखना है, बस ये याद रखना है। अगर फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे है तो एंटी क्लॉकवाइज एस, क्लॉकवाइज आर। वास का भाई दास। इसमें कोई, अच्छा यहां पे इसका आंसर क्या आया? इसका आंसर क्या आया? 1 से 2 से 3 मूव करो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज है, डैश पे है क्या फोर्थ प्रायोरिटी, दास हो जाएगा क्या? तो इसका कॉन्फ़िगरेशन एस हो जाएगा। लेकिन मान लो आपके पास फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे ना हो तो, मान लो फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे ना हो तो क्या करेंगे? वेज पे नहीं, उसका अलग रूल है, ध्यान से देखिए, बोर्ड पे देखिए। कार्बन है, यहां क्लोरीन है, यहां OH है, और यहां पे आपके पास मान लीजिए वेज पे लगा हुआ है H और डैश पे लगा हुआ है आपके पास CH3। अब प्रायोरिटी बोलो, सबसे पहला प्रायोरिटी इसको मिल जाएगी, सेकेंड प्रायोरिटी इसको मिल जाएगा, थर्ड प्रायोरिटी इसको मिल जाएगा, और फोर्थ प्रायोरिटी यहां पे मिल गया। अगर फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे नहीं है तो ये रूल तो नहीं लगेगा, दास तो नहीं लगेगा। अगर फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे नहीं है तो फोर्थ प्रायोरिटी को डैश पे लाइए जबरदस्ती। फोर्थ प्रायोरिटी अगर डैश पे नहीं है तो हम इसको वापस जबरदस्ती डैश पे लाएंगे। आ जाओ। तो मैंने क्या किया, फोर्थ प्रायोरिटी, देखो यहां पे क्या फोर्थ पहला प्रायोरिटी पड़ा हुआ है, यहां पे सेकंड प्रायोरिटी पड़ा हुआ है। फोर्थ प्रायोरिटी को यहां लाने के लिए इसको यहां ले जाएंगे तो ये यहां चलाएगा, इसको यहां ले जाएंगे तो यहां चलाएगा। तो देखो वेज पे कौन आ जाएगा? थर्ड प्रायोरिटी। वर्ड पे वेज पे थर्ड प्रायोरिटी, और डैश पे कौन आ गया? फोर्थ प्रायोरिटी। क्या अब फोर्थ प्रायोरिटी है? अब लगा दो आप दास, अब सिंपल है। फोर्थ प्रायोरिटी पे ले आओ, पहले तो फोर्थ प्रायोरिटी पे ले आए। अगर क्लॉकवाइज है, अच्छा, इफ फोर्थ प्रायोरिटी नॉट ऑन डैश, अगर फोर्थ प्रायोरिटी इज नॉट ऑन डैश तो क्या होगा? ब्रिंग फोर्थ प्रायोरिटी ऑन डैश। अगर फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे नहीं है, आप जबरदस्ती करो और फिर ब्रिंग फोर्थ प्रायोरिटी ऑन डैश। किसी भी कहीं भी फोर्थ प्रायोरिटी पड़े उसको डैश में ले आओ, बाय ब्रिंग फोर्थ प्रायोरिटी ऑन डैश बाय। और फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे कैसे आ रहा है? इंटरचेंज करने से ही तो आ रहा है भाई। फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे नहीं है तो फोर्थ प्रायोरिटी कहीं तो है, तो जहां है वहां से इंटरचेंज कर लो। इंटरचेंज का मतलब समझ आया? जहां भी फोर्थ प्रायोरिटी मिला है उसको डैश पे ले आओ, डैश वाले को वहां ले जाओ, तो दैट इज इंटरचेंज। दोनों अलग अलग हो, कोई बात नहीं है। उसके बाद फाइनली रिवर्स द कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद फाइनली रिवर्स द कॉन्फ़िगरेशन। अब बोर्ड पे देखो, इसको समझाने जा रहा हूं, बोर्ड पे देखो समझाने जा रहा हूं। क्या क्वेश्चन ये है आपके पास? क्वेश्चन में फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे है या नहीं है? फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे नहीं है तो फोर्थ प्रायोरिटी को डैश पे ले जाओ। तो अगर फोर्थ प्रायोरिटी यहां गया तो थर्ड प्रायोरिटी यहां जाएगा क्या? थर्ड प्रायोरिटी आ गया। अब आप घुमाओ 1 2 3, अब आप घुमाओ 1 2 3, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे है क्या? तो दास होता है क्या बेटा? बट एस काट के आर कर देना, आंसर आ जाएगा। रिवर्स द कॉन्फ़िगरेशन, जो भी आंसर आए उसका उल्टा कर दो। एक क्वेश्चन और, बोर्ड पे ही देखो। मान लो आपके पास यहां पे फ्लोरीन लगा है, यहां पे H लग गया है, यहां पे Br है, और यहां पे आपके पास ये Br है, और यहां पे आपके पास OH लगा हुआ है। ध्यान से देखना, डैश पे लगा दो OH। अब बताओ मुझे फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे? फर्स्ट प्रायोरिटी Br को हो गया, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, फोर्थ प्रायोरिटी। फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे है या नहीं है? अगर फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे नहीं है तो क्या इसको फोर्थ प्रायोरिटी को डैश पे ले जाओगे और डैश वाले को यहां ले आओगे? तो इसको इंटरचेंज कर दो, इसको F यहां चला गया, F क्या सीधा लिखो, फर्स्ट सेकंड प्रायोरिटी यहां चला, यहीं है। फर्स्ट प्रायोरिटी में कोई चेंज नहीं है, चेंज कहां आएगा? इसमें और इसमें चेंज आ जाएगा। तो ये वाला क्या थर्ड प्रायोरिटी चला जाएगा, और डैश पे क्या फोर्थ प्रायोरिटी पहुंच गया है। अब आप 1 से 2 से 3 से 4 जाओ, 1 2 3 4, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे है क्या? दास हो रहा है, बट क्या आर हो जाएगा? यहां पे केवल एक वर्ड चलता है, दास और DCR। एंटी क्लॉकवाइज है S, लेकिन अगर हम इंटरचेंज करके ला रहे हैं तो S का R कर देना। थोड़ी देर बाद समझा पाऊंगा कि ये रिवर्स क्यों किया। जब भी ऑड एक्सचेंज करते हैं
तो कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट कर देते हैं, बाद में समझाऊंगा। जब भी एक इंटरचेंज होता है कंपाउंड में तो कॉन्फ़िगरेशन उल्टा हो जाता है, मिरर इमेज बन जाता है। वो थोड़ी देर बाद आएगा, इन एंशो में डाइस्टो में भी यही पढ़ना है, बट अभी ये शॉर्ट ट्रिक है, इसको कर लीजिए। इंटरचेंज कर सकते हैं, हाँ यस कर सकते हैं। इंटरचेंज आप आराम से कर सकते हैं, बस कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट कर देना। जब जब इंटरचेंज करेंगे कॉन्फ़िगरेशन बदल जाएगा। तो यहां पे एक इंटरचेंज हो रहा है, कॉन्फ़िगरेशन बदल गया। इवन इंटरचेंज में सेम रहता है, बट यहां पे इवन आएगा नहीं। अगर फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे है तो एंटी दास हो जाएगा, दास और डीसीआर। और अगर फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे नहीं है तो फोर्थ प्रायोरिटी को डैश पे लाओ, और जो भी कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है उसका उल्टा आंसर आ जाएगा। ज्यादा मैसेज नहीं आ रहा तुम्हारे पास? गुड मॉर्निंग आया क्या तुमको अभी? जग गया हूं मैं, है ना? गधो। और तुम्हारे पास आईफोन की नोटिफिकेशन कैसे आ रही है? आईफोन है? अच्छा, एंड्रॉइड में आईफोन डाउनलोड कर, ये अलग स्कैम है। हो गया? आरएस कॉन्फ़िगरेशन ऑन वेज डैश। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बड़ी सिंपल है, हार और वास, और वेज डैश में बस एक ही है, दास। तो हम लोग ऐसे पढ़ाते थे, वास और दास हार गया बेचारा। तो दास का मतलब डैश पे है फोर्थ प्रायोरिटी एंटी क्लॉकवाइज एस, हार का मतलब हॉरिजॉन्टल पे है एंटी क्लॉकवाइज आर, और वास का मतलब होता है वर्टिकल एंटी क्लॉकवाइज एस। बाकी सब अपोजिट कर लेंगे आप अपने आप। एंटी क्लॉकवाइज याद कर लीजिए, क्लॉकवाइज तो अपने आप उल्टा हो जाएगा। वैसे इतने प्रैक्टिस आपको, शीट मंथन नीट ग्रुप खोल के देखो टेलीग्राम वाले पे, 100 क्वेश्चन आए हैं। 64 है, उसमें 64 ही प्रिंट हुआ होगा, तो टाइम टाइम से आधे घंटे में जैसे जैसे प्रिंट होता जा रहा है वो डालते जाएंगे, ठीक है? हाँ हाँ, वही बना रहा है, शशिकांत ही बना रहा है। बहुत टैलेंटेड लड़का वो, अच्छा टीचर बनेगा आगे जाके। तो अभी मेरे उसमें ही रहता है, मेरे अंडर ही ट्रेनिंग कर रहा है वो। उसको मैं 1 साल हो गया उसको ट्रेन करते हुए। वो एनआईटी जमशेदपुर से है, अच्छा लड़का, मेहनती लड़का, यहीं का है, पास का ही, मधुबनी जगह है एक, वहीं का लड़का, अच्छा लड़का है। तो उसको मैं रोज जाके ज्ञान देता हूँ, ऐसे पढ़ाना है, वैसे पढ़ाना होता है, वैसे पढ़ाना होता है, तो पढ़ा रहा है। बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करता है वो भी। उसके, वो जब शायद फोर्थ फिफ्थ में था तो उसके फादर नहीं थे, तो तब से वो स्ट्रगल करके पढ़ रहा है, पढ़ा के किसी को कुछ करके एंड सो ऑन। एक वो चलता है, आपको शायद पता नहीं होगा, सुपर 30 इनिशिएटिव चलता है, समथिंग डिफरेंट वाला, ये वाला नहीं, पटना वाला नहीं, ये तो स्कैम है। अलग वाला सुपर 30, जो जो कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज 30-30 लड़कों को पढ़ाती है, टैलेंटेड लोगों को, उससे पढ़ाए वो फ्री में। तो फिफ्थ सिक्स क्लास से उसी से पढ़ रहा है वो, और अच्छा लड़का, मेहनती है, अच्छा हो जाएगा। एक आध साल अभी और ट्रेनिंग लगेगी, हो जाएगा। 3 साल लगता है किसी टीचर को ट्रेन करने में, 3 साल लगता है। तो लास्ट ईयर तो बैकएंड में था, अब थोड़ा थोड़ा यूट्यूब सीख रहा है, धीरे 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 धीरे। अब इसके बाद उसको नॉलेज अच्छा है, क्वेश्चंस अच्छे बनाता है।
टीचिंग के लिए तो आर्ट चाहिए भाई, यहां खड़े होकर बकैती करनी आनी चाहिए, तब आप टीचर बन पाओगे। और नहीं हो पाएगा तो टीचर अच्छे नहीं हो पाए, फिर पता है फीडबैक खराब हो जाती है। बकैती बहुत जरूरी है। अवध ओझा सर को जानते हो? वो फेमस बकैती और डकैती की वजह से हुए। चलो, नहीं नहीं पढ़ाते भी है, तो वो अफवाह है कि पढ़ाते नहीं है, पढ़ाते भी है, बहुत अच्छे टीचर है वो। जितना लॉजिकल मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ाते हो उतना कोई नहीं है, तभी तो चल रहे हैं यार, इतने फेमस क्यों है, समझो ना। बच्चे जानते हैं, जानते क्यों है? क्योंकि सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगता है उसे। तो लेकिन उनका केवल मॉडर्न हिस्ट्री ही पढ़ाते हैं वो, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री आईएएस का 10% ऑफ द पार्ट है, 90% कुछ और है, तो इसलिए ठीक है। हाँ, तो ये हो गया आपके पास वर्टिकल ऑन डैश और हॉरिजॉन्टल और वो वगैरह वगैरह। चलिए इस क्वेश्चन को करिए, ये वाला जो सामने लिखा हुआ है, आर है या एस है? इस क्वेश्चन को करिए, आर है या एस है? देखो सबसे पहले प्रायोरिटी नंबर 1 यहां आया क्या? प्रायोरिटी नंबर 2 यहां गया, प्रायोरिटी नंबर 3 यहां गया, प्रायोरिटी नंबर 4 यहां गया। क्या फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे है? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, दास होता है। अगला क्वेश्चन देखो जरा, यहां पे देखो फोर्थ प्रायोरिटी कहां है, फर्स्ट प्रायोरिटी कहां है? आई को है, सेकेंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, फोर्थ प्रायोरिटी, हो गया। अब फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे है या नहीं है? नहीं है ना, तो इंटरचेंज करोगे, इंटरचेंज करके यही आ रहा है क्या? देख लो, इंटरचेंज इन दोनों में होगा ना, तो एफ ऊपर सीएल नीचे, एफ ऊपर सीएल नीचे। प्रायोरिटी तो पहले से डिसाइड था ही, 1 2 3 4, फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे आ गया, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज है क्या, तो डीसी आर होता है, बट रिवर्स द कॉन्फ़िगरेशन। जब भी आपने इंटरचेंज कर दिया है, रिवर्स द कॉन्फ़िगरेशन। जैसे यहां पे आओ, प्रायोरिटी नंबर 1, प्रायोरिटी नंबर 2, प्रायोरिटी नंबर 3, प्रायोरिटी नंबर 2, प्रायोरिटी नंबर 3 और प्रायोरिटी नंबर 4। फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे है या नहीं है? तो फोर्थ प्रायोरिटी को डैश पे ले जाओगे और डैश वाले को यहां ले आओगे, क्या वही बना है? फोर्थ प्रायोरिटी को डैश पे ले जाओगे, डैश वाले उधर ले आओगे। अब देखो, प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3, प्रायोरिटी 4, फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे आ चुका है, क्लॉकवाइज एंटी, 1 से 2 से 3 जाओ, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो दास होता है, आर हो जाएगा, रिवर्स द कॉन्फ़िगरेशन। इसमें गलती पता क्या होती है, आप लोग को आइडिया होता है कि सर DAS है, तो आप रिवर्स करना भूल जाते हो एग्जाम में जल्दी जल्दी में, बस यही गलती होगी, ज्यादा से ज्यादा यही गलती होगी, इसके अलावा क्वेश्चन बाहर आता ही नहीं है। ठीक है, तो मेजर जो गलतियां होती है बच्चों की वो यही होती है, तो DC आर आया सीधा आर लिख दिए, एस आया एस लिख दिए, आपको रिवर्स करना है। जब भी आप फोर्थ प्रायोरिटी इंटरचेंज कर रहे हैं, हमेशा याद रखिएगा रिवर्स होगा, और फोर्थ प्रायोरिटी इंटरचेंज नहीं हो रहा है तो सिंपल चलेगा। जैसे आपके पास ये क्वेश्चन है, मान लो ये क्वेश्चन देखो, क्या ये ऑक्सीजन को फर्स्ट प्रायोरिटी मिल जाएगी? यहां O दिख रहा है, सेकेंड प्रायोरिटी मिल जाएगी, H दिख रहा है, थर्ड प्रायोरिटी, और ये फोर्थ प्रायोरिटी। क्या इंटरचेंज होगा? फोर्थ प्रायोरिटी को यहां लाएंगे डैश पे, और डैश वाले को यहां ले जाएंगे, क्या वही हुआ है? फोर्थ प्रायोरिटी को डैश पे लाएंगे तो क्या वही हुआ है? फोर्थ प्रायोरिटी को अगर आप डैश पे लाओगे, देखो कैसे लाओगे, ये कार्बन है, फर्स्ट और सेकंड प्रायोरिटी से कोई चेंज नहीं, देखो फर्स्ट प्रायोरिटी वेज पे था, वेज पे ही रहेगा, सेकंड प्रायोरिटी ऊपर था, ऊपर ही रहेगा, देखो फोर्थ प्रायोरिटी को डैश पे ले आए क्या, और फोर्थ, अगर फोर्थ यहां गया तो थर्ड यहां आ जाएगा। अब आप 1 2 3 4 करो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, 1 से 2 से 3 क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो दास होता है क्या, बट रिवर्स कर दोगे आर हो जाएगा। सिमिलरली यहां पे आओ, फर्स्ट प्रायोरिटी ये, सेकेंड प्रायोरिटी ओ है, थर्ड प्रायोरिटी यहां है, फोर्थ प्रायोरिटी है, फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे है या इंटरचेंज करूं? तो कार्बन पे देखो, ये वेज पे तो 1 था, 1 ही रहेगा, ये आपके पास ये 3 ही रहेगा, डैश वाला
फोर्थ प्रायोरिटी को डैश पिलाओ पहले तो फोर्थ प्रायोरिटी को डैश पे ले आए, तो क्या यहां पे सेकंड प्रायोरिटी चला गया? गया नहीं गया भाई? फोर्थ प्रायोरिटी को डैश पिलाओगे तो इसको इसकी जगह रख दो, इंटरचेंज ही तो हो रहा है। अब 1 से 2 से 3 जाओ, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। डैश पे है क्या, तो दास होगा, आर हो जाएगा आंसर। द आंसर विल बी आर। करो कैसे? वही तो कर रहे हैं, वही तो कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन में गलत कराता हूं, करो। अब बिना चेंज किए करके बताओ। नहीं होगा, है ना? तो इसीलिए हमेशा रूल फॉलो करिए। आप जो कह रहे हो कुछ क्वेश्चन में लग जाएगा, हर क्वेश्चन में नहीं लगेगा, ठीक है? हाँ, अब जैसे इस पे आओ, फोकस यहां पे आओ, इस पे आओ। क्या सबसे पहला प्रायोरिटी ओ पे आ रहा है? देखो, सेकंड प्रायोरिटी एच 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 है और यहां पे सी बी आर और एच है, तो सेकंड प्रायोरिटी इधर चला जाएगा। थर्ड प्रायोरिटी इसको चला गया और फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे है। बहुत अच्छी बात है। अगर फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या आपके पास डीसी आर आता है? आर हो गया पहले वाले का, इंटरचेंज नहीं होगा, फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे ही था। इस पे आओ, अगले वाले पे आओ। फोर्थ प्रायोरिटी बीआर को, फर्स्ट प्रायोरिटी बीआर को मिला, सेकंड प्रायोरिटी इधर मिल जाएगा, थर्ड प्रायोरिटी मिथाइल को मिल जाएगा, फोर्थ प्रायोरिटी, अच्छा वेज पे आया। इंटरचेंज करेंगे, तो इंटरचेंज करोगे, ध्यान से देखना, इसी क्वेश्चन में कर लो, बार बार ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। इंटरचेंज करोगे तो फोर्थ प्रायोरिटी को डैश पे ले जाओगे, तो क्या यहां पे फोर्थ प्रायोरिटी जाता, और जब वहां पे फोर्थ प्रायोरिटी गया तो इंटरचेंज करके 1 आ गया। अब 1 2 3 4 देखो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, यही है ना? क्लॉकवाइज आ रहा है, डीसीआर होता है, बट आपने इंटरचेंज किया ना, एस हो जाएगा, सिंपल। अब ये पीवाईक्यू आया था, इसमें जीआई भी है और एआई भी है और ओआई भी है। जीआई भी है और यार जीआई भी है, ओआई भी है। पूछ रहा है पहला वाला क्या कॉन्फ़िगरेशन ई और जेड में बताइए, दूसरे वाले का कॉन्फ़िगरेशन आर और एस में बताइए। डबल बॉन्ड का कॉन्फ़िगरेशन ई और जेड में बताइए और उसका आर और एस में बताइए। मिक्स कर दिया, कोई दिक्कत है भाई? डबल बॉन्ड में हायर, इधर एच है, इधर कार्बन है, हायर प्रायोरिटी, इधर कार्बन, इधर बी आर है, हायर प्रायोरिटी। हायर प्रायोरिटी सेम हो गया, जेड हो गया। अब आगे वाले पे जाओ, फर्स्ट प्रायोरिटी सीएल को मिलेगा, सेकंड प्रायोरिटी ओओएच को मिलेगा, थर्ड प्रायोरिटी इसको मिल जाएगा, और फोर्थ प्रायोरिटी देखो, थर्ड प्रायोरिटी इधर मिल रहा है, थर्ड प्रायोरिटी इधर मिलेगा और फोर्थ प्रायोरिटी इधर मिलेगा। नहीं आया? फर्स्ट प्रायोरिटी आया नहीं आया? इस पे ओओएच जुड़ा हुआ है, इस पे सीएचएच जुड़ा हुआ है, इस पे एचएचएच जुड़ा हुआ है। आप प्रायोरिटी बता सकते हो, सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया। फोर्थ डैश पे है या नहीं है? नहीं है। अगर फोर्थ डैश पे नहीं है तो डैश पे लाइए। तो देखो, फोर्थ वाले को यहां लाओगे तो सेकंड को यहां ले जाओगे, तो इसको काट के आप 4 लिख दो, इसको काट के आप 2 लिख दो। अब 1 से 2 से 3 जाओ, 1 से 2 से 3 है कहां? अच्छा, 1 से 2 से 3 इधर जाओगे, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज? DAS होता है, बट आंसर क्या आएगा? तो आपके पास पहले वाले का आंसर Z, और इसमें ऑप्शन बना के दिया था Z, S, Z, R, E, S, E, R। आंसर वैसे दिया था, ठीक है? तो ये हो गया आपके पास। अब जल्दी लिखिए, फिर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट करना है। जल्दी लिखो। पहला क्वेश्चन, आपको ये रूल नहीं लिखना है, आपको सिंपल ये रूल आपने लिख लिया है, यहां पे ये लिख लिया है ना? जल्दी से ये क्वेश्चन बनाओ। अब इसके बाद आएगा आपके पास 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जिसको हम लोग बोलेंगे ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र जो इनएंसियम और डाइस्टेरियोमेर के क्वेश्चन को बहुत आसान कर देगा आपके लिए। कभी रोटी बनाते हुए देखा है, या रोटी बनाई है आपने? लड़कियों, आपने रोटी बनाई है कभी घर पे? आप लोग वो वाले तो नहीं हो कि नो नो आई डोंट कुक, है ना?
आई ओनली कुक, मतलब गॉसिप्स, नहीं वो वाले तो नहीं हो आप। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं, आई डोंट कुक, वाई शुड आई कुक, वाई मेन आर नॉट इक्वल टू वुमेन, वाई बॉयज आर नॉट इक्वल टू गर्ल्स। अरे भाई स्लाइड चेंज कर दें। तो मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं, देखो आपके दोस्तों ने बोला, उनसे पूछ लो आप। जल्दी लिखो, जल्दी फटाफट से। तो लड़कों तुम लोग बनाते हो कि नहीं, रोटी बना लेते हो? भाई सबसे डिफिकल्ट वही है यार, रोटी कैसे बना पाते हो? चावल, चावल तो आसान है, चावल तो आसान है। चावल जब मैं कोटा रह रहा था तब मुझे सिखाए, मम्मी ने फोन पे सिखाया था कि जितना चावल आप डालो उससे एक उंगली पानी ज्यादा डाल दो, है ना, इतना पानी ज्यादा डालो और उसको सीटी लगा दो, 2 सीटी बाद हटा दो, यही बन जाता है। नहीं नहीं, मेरे में अलग 2 लगते हैं भाई। मेरा चावल अलग है, अभी क्या कर सकते हैं। तो कभी कभी मान लो चावल दूसरा है, गीला हो गया, तो फिर उसी में डाल दो सब्जी, फ्राइड राइस, है ना, फ्राइड राइस हो गया। कोटा में मैं बनाता था, यहां तो अब टाइम नहीं मिलता है। मैं संडे को खाना बनाता हूं, जैसे कल हुआ तो कल मैं पनीर बनाया था। रोटी नहीं बन सकता मेरे से, रोटी इज डिफिकल्ट। हो गया, खुद के लिए बनाता हूं मैं, भंडारा नहीं खोल रखा उधर। और जब मैं नॉन वेजिटेरियन हुआ करता तो मैं चिकन बहुत अच्छा बनाता था, है ना। मेरे सारे दोस्त ऐसे होते थे कि इस बार बस खिला दो, अब छोड़ दिया सबको। संडे के दिन सब मेरे घर पे पड़े होते थे। सुधांशु सर आएंगे ना, पूछना उनसे कि इस सैटरडे कहां थे आप। यूट्यूब पे रहते हैं, यूट्यूब पे तो 4 बजे के बाद रहते ना। वो जो या कहा, सैटरडे को पूछना रात में 8 बजे के बाद कहां थे। एनसीईआरटी कर रहे थे। वो मेरे साथी थे। चलो चलो, चलो, तुम लोग बकैती बहुत करते हो गया। हाँ हाँ पता है मुझे, हो गया। तो सुधांशु सर ने एक कहानी सुनाई उस दिन, वो बोलना कि जो विधि सर को आपने कहानी सुनाई थी शनिवार को, वो मुझे सुनाओ। मैं नहीं सुना सकता, वो उनका वर्जन ही है भाई, उनका वर्जन अच्छा है। मैं इसलिए देखता हूँ कि कर क्यों रहे हो, जरूरत क्यों पड़ रही है। चलो जल्दी जल्दी, इधर हो गया भाई। रेफरेंस पॉइंट अपना यही है, अगर इधर नोट्स हो गया तो हो गया। हो गया ना। चलो अगला स्लाइड, फटाफट से नोट करो, ये 2 क्वेश्चन है, फटाफट से नोट करो भाई, शांत। बर्थडे इसके बाद बनाऊंगा मैं, क्योंकि इसके जस्ट बाद मेरी क्लास है ना, तो बना नहीं पाऊंगा, इसके बाद बर्थडे बनाऊंगा। और देखो, बर्थडे लड़कों में बनता है, वो बूढ़े लोगों का क्या बर्थडे मनाना है यार। बर्थडे, बर्थडे हम लोगों का बनता है यार। उन लोगों को बर्थडे के दिन दान करना चाहिए, बर्थडे के दिन जाके गरीबों को खाना खिलाना चाहिए। हो गया। मेरा बर्थडे 29 फरवरी को है। हो गया। लिखो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, हेडिंग।
सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। बेटा कुछ लोगों का जन्म नहीं होता, अवतार होता है। चलो जल्दी लिखो भाई, ये देखो सामने वाले भी लेट कर रहे हैं, जल्दी। हो गया? लिखो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट। 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 4 लाइन लिखेंगे, खत्म। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, बोर्ड पे ध्यान से देखना, इसको हटाते हैं। जल्दी जल्दी 10 सेकेंड और। क्वेश्चन इधर आओ, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, ध्यान से बोर्ड पे देखना। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट में बोर्ड पे अगर देखो, ये फिशर प्रोजेक्शन आपको नजर आ रहा होगा, CWH, यहां पे CH3, यहां पे H, यहां पे OH, फोकस बोर्ड पे सब लोग, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ये आपके पास फिशर प्रोजेक्शन का ऑर्गेनिक कंपाउंड है। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर चपाती वाले प्लेन में या रोटी जिस प्लेन में बनाते हो, ऐसे तवे पे ऐसे रोटी बनाते हो ना, ऐसे गोल गोल घुमाते हो उसको, अगर उसी वाले प्लेन में इसको घुमा दो तो कंपाउंड विल रिमेन सेम। फिर से देखिए, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, उसको उसी प्लेन में 180 डिग्री घुमा दो तो कंपाउंड विल रिमेन सेम। फिर से ध्यान दीजिएगा, कोई भी कंपाउंड है, मान लो एक कॉपी है, ये कॉपी ऐसा है आपके पास, इस प्लेन में, वर्टिकल प्लेन आपके सामने जो दिख रहा है ये वाला प्लेन है, अगर मैं इसी प्लेन में, प्लेन चेंज नहीं करना, इसी प्लेन में 180 डिग्री घुमा देता हूं, द कॉपी विल रिमेन सेम। ठीक है, कंपाउंड विल रिमेन सेम। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, सिमेट्रिकल हो, अनसिमेट्रिकल हो, 2 कायरल हो, 10 कायरल हो, फर्क नहीं पड़ता, 0 कायरल हो, फर्क नहीं पड़ता, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दुनिया का उठा लो, अगर उसी प्लेन में रखते हुए अगर मैं उसको 180 डिग्री घुमा देता हूं, द कंपाउंड विल रिमेन सेम। कोई भी, अगर ये ऐसा है, अगर ये कंपाउंड इस प्लेन में है, अब अगर इसी प्लेन में मैं 180 डिग्री घुमा देता हूं, द कंपाउंड विल रिमेन सेम। अगर ये कंपाउंड ऐसा है, मैं इसी में घुमा देता हूं 180 डिग्री, द कंपाउंड विल रिमेन सेम। जैसे ये कंपाउंड ऐसा है अभी, अगर मैं इसी को 180 डिग्री घुमा दूं तो कंपाउंड विल रिमेन सेम। ये हो गया रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 ये कहता है कि अगर आप 180 डिग्री घुमा रहे हो, बोर्ड पे देखना, अगर मैं इसको 180 डिग्री घुमा दूं, 180 किधर भी घुमा सकते हो आप, क्लॉकवाइज आपकी मर्जी, एंटी क्लॉकवाइज आपकी मर्जी, इधर 180 डिग्री घुमाओ, इधर 180 डिग्री घुमाओ, आपकी मर्जी है। 180 डिग्री घुमाना है, इधर घुमाओ इधर घुमाओ, हाँ प्लेन चेंज नहीं करना, बस ये ध्यान रखना है कि प्लेन नहीं बदलना चाहिए। जिस प्लेन में वो पड़ा हुआ है उसी प्लेन में 180 ऐसे कर दो, या उसी प्लेन में 180 पीछे कर दो, आपकी मर्जी है। अब देखो, अगर मैं 180 इसको घुमाया तो CWH नीचे चला गया होगा। अच्छा, अगर CWH नीचे गया तो मिथाइल ऊपर चला गया होगा। ध्यान दो, ऐसे था, मैं 180 घुमा रहा हूं तो क्या हाइड्रोजन उधर चला जाएगा और OH लेफ्ट में आ जाएगा। अब देखो ये सेम कैसे है, प्रूव करता हूं। बोर्ड पे देखो, पहले वाले का कंफिगरेशन बताओ मुझे, R है कि S है? 1 है, ये O 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। हॉरिजॉन्टल पे है क्या? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज है, तो क्या इसका R कंफिगरेशन है? अगले वाले का निकालो, 1 2 3 4, हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है? हॉरिजॉन्टल है ना। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है? एंटी क्लॉकवाइज है, तो क्या R हो रहा है? देखो दोनों कंपाउंड का कंफिगरेशन सेम, इसका मतलब कंपाउंड सेम। दोनों कंपाउंड सेम यानी कि कंफिगरेशन दोनों का सेम आएगा। अगर कंपाउंड डिफरेंट होता तो पक्का है कि कंफिगरेशन बदल जाता। सेम कंपाउंड है, सेम कंफिगरेशन, तो अगर किसी भी कंपाउंड को मैं 180 डिग्री रोटेट करता हूं इन द प्लेन ऑफ पेपर, द कंपाउंड विल रिमेन सेम। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड 180 डिग्री रोटेट हो रहा है इन द प्लेन ऑफ पेपर, कंपाउंड विल रिमेन सेम। हाँ, प्लेन नहीं बदलना है, बस ये ध्यान रखना है, प्लेन नहीं बदलना है। ठीक हो गया? 180 डिग्री नहीं, अगर मैं 180 डिग्री घुमाता हूं इन द प्लेन ऑफ पेपर, कंपाउंड विल रिमेन सेम। ठीक हो गया? अच्छा, अगर मान लीजिए मैं कंपाउंड को 180 डिग्री घुमा रहा हूं, अगर मैं कंपाउंड को, सेम कंपाउंड ले लो, दूसरा केस ले रहा हूं, दिस इज केस 1 एंड दिस इज केस 2। अगर मैं कंपाउंड को 180 डिग्री घुमा रहा हूं इन द प्लेन ऑफ पेपर, कंपाउंड सेम है। अगर मैं काम कर रहा हूं, कंपाउंड को 180 डिग्री घुमा रहा हूं, लेकिन इस बार प्लेन बदल जाएगा,
अगर मैं कंपाउंड को 180 डिग्री घुमा रहा हूं, ध्यान से देखना, OH कहां है, राइट हैंड साइड है। अब 180 डिग्री घुमा रहा हूं बाय लिफ्टिंग इट फ्रॉम प्लेन ऑफ पेपर, बाय लिफ्टिंग इट फ्रॉम प्लेन ऑफ पेपर। इस प्लेन में है, मैं इसको उठा के इसको 180 डिग्री पलट दे रहा हूं। जब रोटी क्या होता है, लास्ट में उसको पलट देते हो ना, फूलने से पहले पलट देते हो, वही वाला प्लेन है। ये कंपाउंड ऐसे पड़ा हुआ है, उठा के इसको 180 घुमा दिया प्लेन ऑफ पेपर बाय लिफ्टिंग इट फ्रॉम प्लेन ऑफ पेपर। अब प्लेन में नहीं घुमा रहे, प्लेन से ऊपर उठा के घुमा दिया 180 डिग्री, हाँ पलट दिया। जैसे ये कॉपी है आपके पास, ये कॉपी ऐसा है, OH अभी राइट साइड में, H अभी लेफ्ट साइड में। अब मैंने क्या किया, इसको उठा के पलट दिया ऐसे, ये ऐसे, इट इज नॉट इन द प्लेन ऑफ पेपर, प्लेन ऑफ पेपर में नहीं है, प्लेन ऑफ पेपर से बाहर आ चुका, देखो बाहर आ गया ना, ये प्लेन ऐसा था, कंपाउंड ऐसे रोटेट हो रहा है, प्लेन से बाहर आ गया क्या, और फिर बाहर लाके अगर हम पलट रहे हैं तो कंपाउंड विल बी डिफरेंट। अगर मैं कंपाउंड को प्लेन ऑफ पेपर में रोटेट कर रहा हूं तो कंपाउंड विल बी सेम, लेकिन मैं कंपाउंड को प्लेन से बाहर लाके 180 डिग्री पलट रहा हूं, कंपाउंड विल बी डिफरेंट। आ जाओ एक बार देखते हैं जरा, यहां पे देखो ये COOH है, अगर पलटोगे OH इधर आ जाएगा, H इधर आ जाएगा, CH3 इधर आ जाएगा। पहले वाले कॉन्फ़िगरेशन बताओ, पहले वाले कॉन्फ़िगरेशन बताओ, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, हॉरिजॉन्टल है, एंटी क्लॉकवाइज है, R हो गया। इस वाले का बताओ, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, हॉरिजॉन्टल है, क्लॉकवाइज है, तो HCS हो जाएगा क्या? अगर आपके पास प्लेन ऑफ पेपर में ही 180 डिग्री घुमा रहे हैं, कंपाउंड विल रिमेन सेम। लेकिन अगर आपने प्लेन बदला, प्लेन बदलते ही कंपाउंड बदल जाता है। समझ में आया? अब 180 डिग्री ही रोटेट करना है, अगर प्लेन ऑफ पेपर में रोटेट कर दिया है कंपाउंड विल बी सेम, अगर प्लेन से बाहर लाके रोटेट किया है कंपाउंड विल बी डिफरेंट, चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसी को रूल नंबर 1 में यह लिखा गया है, इफ फिशर इज रोटेटेड बाय 180 इन द प्लेन ऑफ पेपर इट विल बी होमोमर और आइडेंटिकल। बात सही लिखा है गलत लिखा है? सही लिखा है। तो आप देखोगे इसका ये सेम क्वेश्चन है, AR आ रहा है, HAR, और इसका भी निकालोगे तो HARE आ रहा है। अगर कंपाउंड को आप 180 डिग्री रोटेट कर रहे हो इन द प्लेन ऑफ पेपर, कंपाउंड विल बी सेम, होमोमर और आइडेंटिकल। ठीक है, 180 डिग्री रोटेशन इन प्लेन ऑफ पेपर, कंपाउंड सेम है या अलग है? इन प्लेन ऑफ पेपर कंपाउंड बेटा आपके पास होमोमर निकल गया। होमोमर का मतलब आइडेंटिकल, सेम कंपाउंड। अच्छा, अगर मैं 180 डिग्री वाला रोटेशन करूं बट बाय लिफ्टिंग इट फ्रॉम प्लेन ऑफ पेपर, मैं प्लेन ऑफ पेपर से उठा के पलट रहा हूं, तो क्या कंपाउंड बदल जाएगा? अब सेकेंड लाइन पढ़ो, इफ फिशर इज रोटेटेड बाय 180 डिग्री बाय लिफ्टिंग इट फ्रॉम प्लेन ऑफ पेपर, तो जो नया फिशर बना है वो उल्टा हो गया, यानी कि R का S हो गया, यानी कि मिरर इमेज बन गया। ये R था ना, उधर S हो गया था ना, तो इट विल बी मिरर इमेज। R और S हमेशा अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन मिरर इमेज होते हैं। तो ये वाले में लिखो 180 डिग्री रोटेशन है बट प्लेन ऑफ पेपर में नहीं है, बाय लिफ्टिंग इट फ्रॉम प्लेन ऑफ पेपर। 180 डिग्री रोटेशन बाय लिफ्टिंग इट फ्रॉम प्लेन ऑफ पेपर, प्लेन ऑफ पेपर से उठा के हमने उसको रोटेट कर दिया है, देन न्यू कंपाउंड विल बी डिफरेंट। जो नया कंपाउंड बनेगा वो डिफरेंट बन जाएगा, न्यू कंपाउंड विल बी डिफरेंट। ठीक है, यहां पे लिखो न्यू कंपाउंड विल बी मिरर इमेज, विल बी मिरर इमेज। अच्छा, जब भी मिरर इमेज बोल दिया जाए यानी कि R का S होगा या फिर S का R हो जाएगा, मिरर इमेज में कॉन्फ़िगरेशन बदल जाता है। ये 2 पॉइंट है, 180 डिग्री प्लेन ऑफ पेपर सेम, 180 डिग्री लिफ्टिंग इट फ्रॉम प्लेन ऑफ पेपर अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, एक और चीज है, अगर मान लो, एक और चीज है, अगर मान लो ये 4 वैलेंसी हैं, 4 अलग अलग बॉन्ड है, एक को फिक्स कर दो और बाकी 3 को रोटेट कर दो, किधर भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आपकी मर्जी है, एक को फिक्स करो बाकी 3 को रोटेट करो, कंपाउंड विल बी सेम। एक को फिक्स कर दो बाकी 3 को रोटेट कर दो, कंपाउंड विल बी सेम। दिखाता हूं, एक को फिक्स करो बाकी 3 को रोटेट, जैसे मान लो देखो यहां पे इसको हमने किसी एक को फिक्स कर दो, मैंने इसको फिक्स कर दिया, किसी एक को आप फिक्स कर सकते हो। अब देखो किसी एक को मैंने फिक्स कर दिया है और बाकी 3 को रोटेट कर दिया है, देखो यहां पे क्लॉक ये हो गया, ये वाला रोटेशन हुआ है, इस तरफ से रोटेशन हुआ है, नहीं हुआ है। देखो CH3 यहां चला गया,
OH यहां आ गया, H यहां आ गया, किसी एक को फिक्स कर दो और बाकी तीन को अगर आपने रोटेट किया, कंपाउंड विल बी सेम। देखो क्या इसका प्रायोरिटी नंबर 1 यहां जाएगा, प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3, प्रायोरिटी 4, आप निकालोगे HAR आ रहा है, नहीं, रोटेशन से बॉन्ड नहीं टूटता, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड में फ्री रोटेशन होता है। नेक्स्ट, क्या यहां पे कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, नहीं, ये प्रायोरिटी नंबर 1 है, प्रायोरिटी नंबर 2 है, प्रायोरिटी नंबर 3 है, प्रायोरिटी नंबर 4 है। अब यहां पे निकालोगे, वर्टिकल है और क्लॉकवाइज है, तो क्या VCR आता है? अगर एक कंपाउंड को फिक्स करिए, एक कोई भी फिक्स कर दीजिए और बाकी को क्लॉकवाइज घुमाओ, एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, आपकी मर्जी है, जब घुमाओगे तो कंपाउंड सेम आता है। ठीक है, ये 4 पॉइंट्स हैं जो दिमाग में रखने हैं, जिसका यूज आएगा इन एंटिओमर डायस्टेरोमर में। ठीक है, पहला है उसी प्लेन में अगर आप रोटेट करोगे आइडेंटिकल हो गया, अगर आप प्लेन और पेपर बदल के रोटेट कर रहे हो तो चेंज हो गया, मिरर इमेज बन गया, डिफरेंट कंपाउंड हो गया, आर का एस, एस का आर हो गया। एक को फिक्स करके बाकी को रोटेट कर रहे हो, सेम कंपाउंड हो जाएगा, होमोमर आइडेंटिकल हो जाएगा। लास्ट वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर इवन इंटरचेंज कर रहे हो तो सेम कंपाउंड रहता है, ऑड इंटरचेंज कर रहे हो तो अपोजिट कंपाउंड रहता है। बोर्ड पे ही देखना, ये 4 है। मैंने क्या किया, इन दोनों में ही किया है, हाँ, इन दोनों में इन दोनों में किया ना, हाँ। आप देखो केवल एक इंटरचेंज हुआ है क्या, इसको इसकी जगह, इसको इसकी जगह, 1 इंटरचेंज है ना, तो ऑड इंटरचेंज हुआ ना, ऑड इंटरचेंज हुआ। अब इसको प्रायोरिटी दो, 1 2 3 4, वर्टिकल एंटी क्लॉकवाइज एस, वास हो जाएगा। इसमें आओ, 1 2 3 4, हॉरिजॉन्टल एंटी क्लॉकवाइज आर। अगर आपने किसी कंपाउंड में एक इंटरचेंज कर दिया है, देखो आप इसको इसकी जगह, इसको इसकी जगह, ऑड इंटरचेंज कर दिया, अगर एक बार इंटरचेंज कर दिया है, एक कंपाउंड, एक बॉन्ड का इंटरचेंज हुआ है, तो कंपाउंड बदल जाता है। जो अभी आप कर रहे थे, एस का आर, आर का एस कर रहे थे ना, वो ऑड इंटरचेंज ही तो था, डैश को यहां, डैश को इस पे ला रहे थे, इसको यहां पे ला रहे थे। तो ये रूल होता है कि अगर कंपाउंड में अगर आप ऑड इंटरचेंज करेंगे, एक बार इंटरचेंज कर दो, 3 बार इंटरचेंज कर दो, 5 बार इंटरचेंज कर दो, तो क्या हो जाएगा आपके पास, कंपाउंड डिफरेंट हो जाएगा। आपके सिलेबस में केवल एक इंटरचेंज ही है, 3 और 5 इंटरचेंज नहीं है। सबसे छोटा इंटरचेंज आपके सिलेबस में कि अगर कोई कंपाउंड एक बार इंटरचेंज हो रहा है तो उसमें कंफिगरेशन बदल जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको इसको भी इंटरचेंज कर दूं और अगर मैं इसको इसको भी इंटरचेंज कर दूं, तो इवन इंटरचेंज हुआ क्या? देखो 2 बार इंटरचेंज हो गया, तो 2 बार इंटरचेंज हुआ, प्रायोरिटी देखो, 1 2 3 4, फोर्थ प्रायोरिटी वर्टिकल पे है, 1 से 2 से 3 एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, बस उस वाले में आओ, 1 2 3 4, हॉरिजॉन्टल है, क्लॉकवाइज आ रहा है, एस का एस। अगर ऑड इंटरचेंज करेंगे कंपाउंड बदल जाएगा, मिरर इमेज आ जाएगा, आर का एस हो जाएगा। लेकिन अगर हम इवन इंटरचेंज कर रहे हैं तो कंपाउंड सेम हो जाएगा, होमोमर आइडेंटिकल रह जाएगा। समझ में आया? आप ऐसे भी तो सोच सकते थे, ऑड इंटरचेंज इसको मानो तो क्या एक इंटरचेंज हुआ, और इसको भी ऑड मान लो तो दोबारा इंटरचेंज होगा, तो वापस घूम के वही आ गया। अगर आर का एस होता तो वापस से एस का आर कर दिया इसने। ठीक है, तो इवन इंटरचेंज जब जब होगा कंपाउंड सेम बन जाएगा, ऑड इंटरचेंज जब जब होगा कंपाउंड डिफरेंट बन जाएगा। तो यही आपके पास 4 ब्रह्मास्त्र पॉइंट है जो कि आगे काम आएगा। अब इसको नोट डाउन आपको करना होगा ना। कितना टाइम हो गया? अरे बस 1 मिनट है आपके पास, अब मैं भाग क्यों, बहुत है। पार्टी मिल जाएगी, पार्टी देखो बड़े जगह करेंगे।